इतनी सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी गुड्स अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैपिटलाइज करते हैं तो इट इज अ कैपिटल गुड्स। देखा बैलेंस शीट एंड पीएनएल, अगर मैंने से एयर कंडीशन खरीदा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने एक एयर कंडीशन खरीदा 1,00,000 रुपए एंड जीएसटी 28,000। अगर मैं इस 1,00,000 रुपए को अपने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दिखाता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ, तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स बन गया। बट से मैं कोई ट्रेडर हूँ, ये एसी खरीदता हूँ, एसी बेचता हूँ, तो मेरे लिए तो एक क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो अगर मैं उसको पीएनएल में डेबिट करता हूँ तो ये इनपुट होगा, ये रेगुलर रॉ मटेरियल की तरह क्लासिफाई किया जाए। तो देखो गवर्नमेंट ने डिफाइन कैसे किया कि अगर आप कैपिटलाइज करते हो कोई भी गुड्स को तो कैपिटल गुड्स है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। एक और एग्जांपल ले लो। सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीएमए हूँ, तब से मैंने फर्नीचर खरीदा। इस फर्नीचर मेरे लिए तो ये कैपिटल गुड्स है, तो इसको मैंने 5,00,000 रुपए जो नेट अमाउंट है उसको कैपिटलाइज कर दिया। इसमें मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। सिंस मैंने कैपिटलाइज किया है एज पर जीएसटी एक्ट, हम इसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे। लेकिन मैं अगर फर्नीचर डीलर हूँ, फर्नीचर खरीदता हूँ, बेचता हूँ, ऐसा करता हूँ, एंड मैंने इस फर्नीचर को पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया है, तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स नहीं है, ये मेरे लिए रेगुलर इनपुट की तरह क्लासिफाई किया जाए। ओके, हमेशा नेट अमाउंट ही कैपिटलाइज है पीएनएल में। जीएसटी तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटीज में जाता है, तो हमेशा मैं जब भी कैपिटलाइज बोलता हूँ तो इट इज अ नेट। समझ गए आप लोग? तो ये हमारी डेफिनेशन है। इसके बेस पे मैं आपसे क्वेरी पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ। सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, नेट अमाउंट 5,00,000 रुपए, जीएसटी 90,000। मैंने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले ली, नेट अमाउंट 10,00,000 रुपए, जीएसटी 1,80,000 है। ठीक है, ये दोनों को मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया हुआ मेरे बैलेंस शीट। फिर आपको कैपिटलाइज, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये सॉफ्टवेयर एंड आईपीआर को हम कैपिटल गुड्स गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? बताइए। गिनेंगे। कैपिटल गुड्स गिनेंगे? एक जन ने बोला हाँ गिनेंगे, बाकी कोई आंसर देना चाहेगा? Will software and IPR be classified as capital goods or not? Yes sir. Yes, very good. आप लोगों ने मतलब ध्यान नहीं दिया। सुनो, मैंने क्या बोला? कैपिटल गुड्स मतलब प्राइमरी कंडीशन क्या है? गुड्स। कोई भी गुड्स विच आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सर्विस को कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं कहा जाता। आप सबको पता है, सॉफ्टवेयर खरीदो या आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लो, ये सर्विसेज के डेफिनेशन में आता है शेड्यूल 2 में। ये गुड्स है ही नहीं। सिंस गुड्स ही नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये कैपिटल गुड्स में क्लासिफाई नहीं हो सकता। इसको इनपुट सर्विसेज ही कहा जाए। सर लेकिन जो हम लोग जैसे सपोज मैंने अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किया, ठीक है सर, वो तो मेरी एसेट हो गई ना, इंटेंजिबल। हाँ, वो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका गुड्स सॉरी एसेट मानता हूँ, लेकिन जीएसटी में अलग होता है। जीएसटी में शेड्यूल 2 जो हमारा लेक्चर था सप्लाई का, उसमें क्लियर कट कहा गया कि सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस। सिंस सर्विस है, उसको गुड्स में कैपिटल गुड्स में क्लासिफाई किया ही नहीं जा सकता। सो सर अकाउंटिंग एक्ट अलग है, जीएसटी एक्ट अलग, दोनों अलग आंसर देते। इवन तो हम लोगों ने उसको कैपिटलाइज किया है, हम लोग उसको इनपुट सर्विस ले सकते हैं पूरा। बराबर कैपिटल के हम लोगों ने अकाउंटिंग के लिए एसेट्स में डाला हुआ है, तो इसको इनपुट सर्विस अकाउंट्स के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लो, सब कुछ करो, मानता हूँ, बट जीएसटी के हिसाब से वो सर्विस है, इसलिए इनपुट सर्विसेज ही कहा जाएगा। ओके ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में हम गलत हो गए, सो प्लीज ध्यान दो। की कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि वो गुड्स होना चाहिए, तो कैपिटल गुड्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आईपीसी ऑन कैपिटल गुड्स। ओके, सुनो, हमने इनपुट सुना था, इनपुट सर्विस सुना था, बट यार ये कैपिटल गुड्स का कैसे होता है? मेरा क्वेरी है, जैसे एयर कंडीशन है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, ये लोग का लाइफ तो मोर देन 1 ईयर होता है, 10 साल, 30 साल, 50 साल भी होता है कुछ कुछ का। तो क्या हम इसका आईटीसी इमीडिएटली ले सकते हैं, जब भी खरीदा तभी ले सकते हैं, या फिर हम इसका आईटीसी प्रोपोर्शनेटली, जैसे इनकम टैक्स में कैसे 15% डिप्रिसिएशन लेते 10%, वैसे ही जीएसटी में भी प्रोपोर्शनेटली? तो ये क्वेरी है।
क्या पूरा ले कि प्रपोर्शनेटली ले? तो देखो जीएसटी में क्या कहा गया है, प्लीज सुनो। एक अच्छी खबर दे रहा हूँ, दैट यूएसए आपने परचेज किया अप्रैल 21, कंप्यूटर है आपने उस पर 25,000 जीएसटी भरा, से रेफ्रिजरेटर खरीदा उस पर 75 जीएसटी भरा, इस दोनों का नेट अमाउंट आपने बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किया, मतलब ये कैपिटल गुड्स है। तो क्या इस 1 लाख को मैं तुरंत ले लूं या इसको प्रोपोर्शनेटली ले लूं, ये क्वेश्चन आ रहा है, राइट? तो सुनो, डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड कैपिटल गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन में ही कैपिटल गुड्स आ गया, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स पे जीएसटी भरा है तो आप इमीडिएटली उसको पूरा ले सकते हो जब आपने खरीदा, ठीक है, प्रोवाइडेड वो ब्लॉक क्रेडिट 17(5) में ना हो, बाकी आप उसका आईटीसी पूरा इमीडिएटली पहले ही दिन उसका पूरा आईटीसी ले सकते। ओके, तो ये एक अच्छी खबर है। चलो फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ तो पॉजिटिव न्यूज दी, क्या पूरा आईटीसी फर्स्ट डे पे ही अवेल करें, समझे? ठीक है, सुनो, अब रजिस्टर्ड पर्सन बहुत खुश हो रहे, तो गवर्नमेंट ने बोला इतना खुश मत हो, मानता हूं कि यू कैन अवेल पूरा आईटीसी इमीडिएटली, बट एक कंडीशन है, कंडीशन तो डाल के रखिए। क्या कंडीशन है पता है? सुनो, दैट रजिस्टर्ड पर्सन इस कैपिटल गुड्स को बेच नहीं सकता, डिस्कार्ड, ट्रांसफर, रिमूव कुछ भी नहीं कर सकता अप टू द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। तो जो इनवॉइस का डेट है उसके 5 साल तक आप इस कैपिटल गुड्स को बेच नहीं सकते, ये कंडीशन। समझ गए आप लोग? तो देखो कंडीशन डाली हुई है, बेचेगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा, बट फिलहाल सिर्फ बेसिक कंडीशन, ठीक है? तो 1 ईयर मतलब देखो 5 साल बोला है, 1 ईयर मतलब कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर, और 3 महीने मतलब 1 क्वार्टर होता है, मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर, तो 5 साल मतलब कितने क्वार्टर हो गए? 20 क्वार्टर। अगर मैंने कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदा है उसको मैं डिस्कार्ड नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी 20 क्वार्टर तक उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता। फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, ठीक है? अब किसी के मन में डाउट आया होगा कि सारे कैपिटल गुड्स, आंसर इज यस, कंप्यूटर हो कि प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई भी हो, सबके लिए 5 साल ही लिखा, सबके लिए 5 साल ही लिखा, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। सुनो, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेच दिया तो क्या? जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने इस कंप्यूटर को खरीदा अप्रैल 21, नेट अमाउंट 5 लाख रुपए, इस पे मैंने 90,000 का जीएसटी भरा, अब ये आईटीसी मैंने पूरा ही ले लिया डे 1, ऑब्वियसली लूंगा ना, डे 1 पे ले सकता हूँ, सो इसको मैंने आईटीसी ले लिया अप्रैल 21 में ही पूरा ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर को दिसंबर 21 9 महीने के अंदर बेच दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, 18,000 जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, बेचूंगा तो जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ता है, ये रूल है। तो इस कंप्यूटर को मैंने बेच दिया 1 लाख में, एंड उस पे 18,000 का जीएसटी देखो कलेक्ट किया, ये देखो जीएसटी कलेक्ट किया। अब आता है पॉइंट, सुनो प्लीज ध्यान से सुनो, मैंने खरीदा कब? अप्रैल 21, बेचा कब? दिसंबर 21 में, तो कितने महीने यूज किया? सिर्फ 9 महीने। 9 महीने मतलब कितना क्वार्टर यूज किया? सिर्फ 3 क्वार्टर इस कैपिटल गुड्स को मैंने यूज किया। अब आता है पॉइंट, मुझे इस पे जीएसटी कैसे भरना? यार 5 साल 20 क्वार्टर यूज करना था, मैं 3 क्वार्टर में बेच रहा हूँ तो जीएसटी भरना पड़ेगा, कैसे होता है वो सुनो। पहली मेथड 1, दो मेथड, मेथड 1 सबसे मेरा फेवरेट है, बहुत इजी, कि आपने सेल पे जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया वो भर दो। मैंने कितने में बेचा था? 1 लाख, कितना जीएसटी कलेक्ट किया था? 18,000, तो 18,000 भर दूंगा, जान छोड़ो। ये मेथड 1 है कि आपने कैपिटल गुड्स पे जो भी जीएसटी कलेक्ट किया वो भर दो, ये मेथड 1, ठीक है? मेथड 2 सुनो, मेथड 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आता है कि मुझे कितने क्वार्टर इसको यूज करना था? 20 क्वार्टर। अगर मैं 20 क्वार्टर यूज करता तो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब इन शॉर्ट पर क्वार्टर जितना मैं यूज कर रहा हूं पर क्वार्टर 5% अलाउड हो रहा है, पर क्वार्टर 5% अलाउड हो रहा है। मैंने कितना क्वार्टर यूज किया है? 3 क्वार्टर, बराबर है, यानी पर क्वार्टर 5 मतलब 3 into 5 15% अलाउड होगा,
बैलेंस 85% आईटीसी मुझे भरना पड़ेगा, बैलेंस 85% आईटीसी मुझे भरना पड़ेगा। तो मैंने कितना आईटीसी है 90,000 लिया था स्टार्टिंग में, इंटू 85% 76,500 मुझे भरना पड़ेगा, 76,500 मुझे भरना पड़ेगा। सो अब देखो मेथड 1 के हिसाब से 18,000 आ रहा है, मेथड 2 के हिसाब से 76,500 आ रहा है, तो मुझे क्या भरना होगा, मेथड 1 के हिसाब से 18,000 और मेथड 2 के हिसाब से 76,500, व्हिचएवर इज हायर, ये मुझे भरना होगा, ये मुझे भरना होगा, 76,500 मुझे भरना होगा। आईटी से रिवर्स नहीं होगा, ये आपको पे करना होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और वो सब। समझ गए आप? अभी शायद आपको नहीं समझा, डोंट वरी, इसकी 5 से 6 केस स्टडी हो तब आपको समझ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी सिर्फ मैंने आपके माइंड में एक सीड प्लांट किया, समझे? तो देखो दो मेथड है, पहली मेथड है कि आपने जो भी सेल पे जीएसटी कलेक्ट किया वो भर दो, दूसरी मेथड ये है कि आपको वो क्वार्टर वाला वर्किंग करना है एंड वो करना है, एंड आंसर सेकंड मेथड 2 में ही आता है ऑलवेज। ठीक है, तो अभी डोंट वरी, अभी क्वेरी मत पूछो, मैं अभी बता रहा हूँ, सुनो समझी। देखो इसकी क्या कहा गया है, मैंने अब तक क्या सिखाया कि आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी तुरंत मिल जाता है, लेकिन आपको उसको 20 क्वार्टर यूज करना, जितना क्वार्टर यूज नहीं करोगे पर क्वार्टर 5% का आईटीसी आपको पे करना पड़ेगा एज आउटपुट जीएसटी लैब, पर क्वार्टर आपको पे करना पड़ेगा एज आउटपुट जीएसटी लैब। अगर आपने से 12 क्वार्टर यूज किया तो 12 इंटू 5 60% अलाउड होगा, 40% पे करना होगा। अगर आपने से 18 क्वार्टर यूज किया तो 18 इंटू 5 90% अलाउ होगा, 10% पे करना होगा। सिमिलरली आपने 12 क्वार्टर सॉरी 15 यूज किया तो 75% अलाउड होगा, 25% पे करना होगा। ये इतना एक्चुअली इजी, अगर आप थोड़े सम्स करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, अभी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, अब एक क्वेरी किसी के माइंड में आए हो कि अगर हमने पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज किया तो मतलब जैन फेब मार्च एंड फिर फेब में बेच दिया, तो मिडल ऑफ द क्वार्टर बेच दिया, तो कैपिटल गुड्स इज सोल्ड इन द मिडल, तो क्या होगा? जैसे जैन टू मैच था तो मैंने 10 जैन को बेच दिया या 20 फेब को बेच दिया, अप्रैल टू जून था तो मैंने 15 मई को बेच दिया या 1 जून को बेच दिया। तो कैसे वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा आपको आइडिया है? तो सुनो एक्ट में क्या लिखा, पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी अगर आपने यूज किया उसका मतलब आपने पूरा क्वार्टर यूज किया ऐसा माना जाएगा, डीम्ड ऐसा माना जाएगा। पार्ट ऑफ द क्वार्टर यूज शैल बी डीम्ड एज एंटायर क्वार्टर यूज। मतलब अगर आपने जैन टू मार्च में से 10 जैन को बेचा तो भी ऐसा माना जाएगा कि पूरा क्वार्टर यूज किया गया है, शैल बी डीम्ड, भले ना किया बट ऐसा माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 3-4 केस स्टडी करवाता हूँ। पहली केस स्टडी आप मेरे साथ करो, दूसरी केस स्टडी आप सॉल्व करोगे, बुक और पेन लेके बैठो एंड मुझे आंसर देना प्लीज, एंड प्लीज आप लोग सॉल्व करो तो ही ये समझेगा, वरना एग्जाम में तो भारी पड़ जाएगा। रेडी, चलो फर्स्ट मेरे साथ करो। ये देखो, सपोज मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने फर्नीचर खरीदा जुलाई 2021 2 लाख रुपए एंड उस पे मैंने जीएसटी भरा 24,000 रुपीज, 24,000 का जीएसटी भरा। ये आईटीसी मैंने पूरा का पूरा ले लिया है इन जीएसटी रिटर्न ऑफ जुलाई, मैंने जुलाई में पूरा आईटीसी ले लिया क्योंकि अलाउड है। अब मैंने इसको यूज नहीं किया, देखो मैंने बेच दिया। अब मैंने इस फर्नीचर को बेच दिया अगस्त 2023, कितने में बेचा? 50,000 पे। 50,000 पे 12% जीएसटी भी कलेक्ट किया 6,000, ये देखो 50,000 मेरा आ गया एंड 6,000 रुपए का जीएसटी भी मैं कलेक्ट करके बैठा। सही है। अब देखो मैंने कितने कभी मैं फर्नीचर खरीदा जुलाई में, कभी बेच दिया मैंने अगस्त 23 में, तो कितना क्वार्टर यूज किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। यही कैलकुलेशन में सब लोग गड़बड़ करते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, जुलाई 21 में खरीदा तो आप लोग फाइनेंशियल ईयर वाइज आपने जुलाई 21 में खरीदा टू मार्च 22 3 क्वार्टर्स यूज किया, फिर अप्रैल 22 टू मार्च 23 वापस 4 क्वार्टर यूज किया, एंड अप्रैल 23 टू जून 23 एक क्वार्टर, एंड अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर यूज किया ना, पार्ट ऑफ द क्वार्टर विल बी डीम्ड एज एंटायर क्वार्टर यूज।
तो इन शॉर्ट आपने 9 क्वार्टर यूज किया। तो देखो प्लीज, अगर जब भी आप क्वार्टर का कैलकुलेशन करते हो तो फाइनेंशियल ईयर वाइज करो। फाइनेंशियल ईयर वाइज करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही इजी, वरना डिफिकल्टी आएगी। समझे? तो आपने 9 क्वार्टर यूज किया हुआ है, ये पॉइंट आ रहा है। सर इवन तो ऐसे भी तो कर सकते ना, जुलाई में लिया था तो जुलाई टू जून 1 क्वार्टर हो गया। नहीं तो उसमें जुलाई टू 1 साल में 4 क्वार्टर हो गया। सुनो तो 8 और 1 9 हो गया। एक मिनट सुनो सर, अगर आप दूसरे पर केसेस भी करोगे ना तब आपको वो डिफिकल्टी आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर वाइज करना है तो इजी होगा। आपको जैसे करना हो कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड फाइनेंशियल ईयर वाइज करोगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। बाकी जुलाई टू जून भी कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब हाउ शैल जीएसटी बी पेएबल ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। से मैं पहले मेथड 1 क्या कहती है, आपको जीएसटी भरना ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब आपने कितने में बेचा? 50,000 में बेचा। कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 6,000। तो मेथड 1 के हिसाब से चुपचाप 6,000 भर दो एंड खत्म करो। ये मेथड 1 है। लेकिन मेथड 1 कभी भी आता नहीं है, रेयरली आएगा। मेथड 2 में क्या आता है? कितना क्वार्टर यूज करना था? 20 क्वार्टर। कितना? अगर 20 क्वार्टर यूज करते तो पूरा 100% मिल जाएगा। मतलब पर क्वार्टर आपको 5% अलाउड हो रहा है। कितना क्वार्टर यूज किया आप लोगों ने? 9 क्वार्टर। मतलब 45% अलाउड हो एंड 100 माइनस 45, 55% आपको पे करना पड़ेगा। 55% आईटीसी आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो क्या आपका था आईटीसी? 24,000 इंटू 55%, 13,200। तो मेथड 1 के हिसाब से 6,000, मेथड 2 के हिसाब से 13,200 है। जो भी ज्यादा है आपको भरना। देखो मेथड 1 में 6,000, मेथड 2 में 13,200, विच एवर इज हायर ये आपको पे करना। सब 13,200 करो और खत्म करो। समझ गए? तो देखो इस तरीके से एग्जाम में भी केस स्टडी आती है, अराउंड 4 मार्क्स की आती है। प्लीज आप लोग इसको ध्यान देना एंड अच्छे से सॉल्व करो। अब केस स्टडी 2 आप लोग खुद करोगे। प्लीज सब लोग ट्राई करना, एवरीवन आई रिक्वेस्ट ट्राई करो तो ये जमे। से मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जैन 21, जीएसटी आईटीसी था 28,000। कितना था आईटीसी? 28,000। ये आईटीसी मैंने पूरा ले लिया इन जैन 20। जैन 21 में ही पूरा का पूरा आईटीसी मैं ले चुका हूँ, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब भी का भी ले लिया। अब क्या हुआ, इस कैपिटल गुड्स को मैंने स्क्रैप कर दिया, बेचा, स्क्रैप किया, ट्रांसफर किया, सब आता। 2024 5,000 रुपए में सेल किया एंड 1,400 का जीएसटी कलेक्ट, सिर्फ 1,400। ठीक है, आईटीसी कितना था? 28,000 था। ये देखो 28,000 था ना आईटीसी, एंड आपने बेचा कितने में? सिर्फ 5,000 में एंड 1,400 जीएसटी कलेक्ट। ठीक है, आपने खरीदा था जैन 21, बेचा है फेब 24 में। अब आप लोग प्लीज मुझे आंसर दीजिए, 28,000 का आईटीसी है, कौन से मेथड 1 मेथड 2 करो एंड मुझे आंसर दो कि कितना जीएसटी बनना है प्लीज। कुछ क्वार्टर भेजता रहे ना। क्या वो आंसर आया? कोई भी आंसर दे पाएगा? प्लीज ट्राई करो सब लोग। ट्राई एवरीवन। जी किसी ने भी दिया नहीं आंसर? सर हाँ सर। मेथड 1 से तो 1,400 आपने लिखा हुआ है। हाँ। मेथड 2 में आईटीसी यूएस था तो 9,800।
9,800, ठीक है सर। और 13 क्वार्टर 21-23 लेट अस सी, 9,800 आता है। ठीक है सर, देखते हैं। और कोई? अरे मला क्वार्टर जमत नाहीये. सो मत प्लीज आंसर दो. सब लोग प्लीज ट्राई करो, एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा, वरना डिफिकल्टी आएगी. इनपुट 28,000 था। हाँ 28,000. 21 या 28? 28. 28 हाँ तो 9,800 आता है। चलो देखते हैं, बाकी सब प्लीज टाइम पास करो, चलेगा अभी. सी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वार्टर. जैन टू मार्च आपने एक क्वार्टर यूज किया है. मैं फाइनेंशियल ईयर वाइज कर रहा हूँ इसलिए शायद ऐसा होगा. अप्रैल 21 टू मार्च 22 आपने 4 क्वार्टर किया है. अप्रैल 22 टू मार्च 23 और 4 क्वार्टर हुआ है. एंड अप्रैल 23 टू दिसंबर 23 में गिन रहा हूँ 3 क्वार्टर, एंड ये पार्ट ऑफ द क्वार्टर. एंड 24 टू फेब 24 भी एक क्वार्टर होता है. सो टोटल आपने कितने क्वार्टर यूज किया है? 13, राइट. अराउंड 13 क्वार्टर्स यूज किया हुआ है. 7 क्वार्टर्स आपने यूज नहीं किया. अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना था, तो ये देखो मेथड 1 वो तो सिंपल है. जो भी आपने जीएसटी कलेक्ट किया वो भर दो. कितना आपने जीएसटी कलेक्ट किया है? सिर्फ 5,000 रुपीज पे 1400. तो इस 1400 को भर खत्म करो. मेथड 2 में आओ. क्या आ रहा है? आपको ये कैपिटल गुड्स यूज करना था 20 क्वार्टर्स. बराबर है. आपने कितना यूज किया है इसको? सिर्फ एंड सिर्फ 13. मतलब 13 इंटू 5 65% अलाउ हो जाएगा. 35% भरना पड़ेगा. तो आंसर आ रहा है 28,000 का 35% 9,800. तो आइदर 1400 और 9,800 विच एवर इज हायर. क्या हायर है? 9,800 आपको पे करना है. ऐसा मत बोलो कि आईटीसी रिवर्स करना है, ये आपको पे करना पड़ेगा. मतलब आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कहा जाएगा. ये क्या कहा जाएगा? आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कहा जाएगा. ठीक है, तो वेरी गुड सर. जिन्होंने 9,800 कहा वो सही आंसर है. वेल डन सर. ठीक है, अब आती है केस स्टडी 3 पे आते हैं. सुनो, सपोज मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है जैन 21 में 50 लाख रुपए की. एंड उस पर देख लो ध्यान से, कितना आईटी से? 9 लाख रुपए का आईटी से. आईटी से कितना है? 9 लाख रुपीस का इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो मैंने डे 1 पे ले लिया जैन 21 में. अब इस प्लांट को मैं बेच रहा हूँ अगस्त 2024 में 40 लाख रुपए. इस पे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है 7,20,000. कितना जीएसटी कलेक्ट किया है? 7,20,000 का कलेक्ट. तो आपने खरीदा जैन 21, बेचा है अगस्त 2024 में. आप लोग मुझे आंसर दो कि कितना जीएसटी भरना है. जिनको देना है दो, ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो. जो भी हार्ड वर्किंग है प्लीज ट्राई करो कि फाइनल आपको कितना जीएसटी भरना है. एज पर मेथड 1 क्या आंसर आता है वो तो दिख रहा है 7,20,000. एंड मेथड 2 क्या आ रहा है वो भी आंसर. प्लीज ट्राई करो. जिनको डाउट आ रहा है वो चैट पे भी आंसर दे सकते हैं. जरूरी नहीं कि अनम्यूट ही होना है, चैट पे दे सकते हो आप लोग आंसर. अरे यार मला क्वार्टरच थोडं लफडा. म्हणजे जैन टू मार्च किती क्वार्टर? एक क्वार्टर. मार्च टू डिसेंबर. मेथड 1 के हिसाब से 7,20,000 जो है वही बनना पड़ेगा, बिकॉज मेथड 2 में 2,25,000 आ रहा है. ठीक है,
ठीक है, Yes, sir. Same, sir. ओके, वेरी गुड। सेम सर। चलो ठीक है, 3 जनों ने सेम आंसर कहा है तो वही होना चाहिए। देखो कितने क्वार्टर यूज किया, जैन 21 टू मार्च 21 एक क्वार्टर होता है, अप्रैल 21 टू मार्च 22 फोर क्वार्टर, अप्रैल 22 टू मार्च 23 भी तो 4 हुए। फिर वापस नेक्स्ट पूरा फाइनेंशियल ईयर यूज किया और क्या, फिर मैंने इसको अप्रैल 24 से अगस्त 24 मतलब पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी फुल होता है, यानी 2 क्वार्टर, अप्रैल टू जून एक एंड जुलाई एंड अगस्त एक, यानी 2 क्वार्टर। सो टोटल मैंने इसको यूज किया है 15 क्वार्टर। देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वार्टर्स ही सही करो, बाकी तो इजी है ये। अब मुझे इस पे पे करना। मेथड 1 में सिंपल है, सेल पे जितना भी आपने जीएसटी कलेक्ट किया भर दो, 7,20,000 भरो, जान छोड़ो, ये सबसे बेस्ट है। मेथड 2 आता है कि आपको यूज करना था 20 क्वार्टर, आपने कितना यूज किया 15 क्वार्टर, पर क्वार्टर 5% अलाउड है, मतलब 75% आ गया, 25% को पे करना होगा, राइट। सो 9 लाख रुपए इंटू 25%, 2,25,000 आपको भरना है। तो मेथड 1 के हिसाब से आ रहा है 7,20,000, मेथड 2 के हिसाब से आपको भरने को आ रहा है 2,25,000, विच एवर इज हायर। तो आपको मेथड 1 7,20,000 ही भरना होगा, ठीक है। देखो इतना नॉर्मली एग्जाम में मेथड 2 में जो भरने को आएगा वो ही आता है, मेथड 1 का नॉर्मली तो नहीं आता, बट ठीक है, ओके। चलो अब केस स्टडी 4 देखो, ये सॉरी ट्राई करो केस स्टडी 4 वापस, ये देखो। अब सपोज आपने एसी खरीदा अप्रैल 21, नेट अमाउंट 1 लाख है, जीएसटी आपने 56,000, नोट कर लो 56,000 का आईटीसी है, आपने इसको पूरा ही ले लिया, करेक्ट। इस आप मशीन को बेच रहे हो दिसंबर 2027 में 10,000 एंड जीएसटी है 2,800, यानी आपने 5 साल यूज कर लिया है एसेट और उसके बाद बेचा है, ठीक है। ये आपको सॉल्व नहीं करना, ये मैं ही कर रहा हूँ। जीएसटी है 2,800। अब आता है पॉइंट, देखो मैंने अप्रैल 21 में खरीदा था, बेचा है दिसंबर 27 में, मतलब मैंने 5 साल यूज कर दिया, मैंने कंडीशन कंप्लाई कर ली है ग्रेटर देन 20, तो क्या अभी मुझे कुछ भी भरने को आएगा? क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी मुझे कुछ भी भरने को आएगा? तो प्लीज सुनो, मेथड 1 तो अलाइव रहेगा ही रहेगा, आप 5 साल यूज करो, 50 साल यूज करो कि 100 साल यूज करो, आपने अगर इसको बेचा है एंड जीएसटी कलेक्ट किया है तो वो तो भरना होगा ही होगा। तो जो भी आपने 10,000 पे 2,800 कलेक्ट किया है वो भरना होगा, वो तो भरना होगा। लेकिन मेथड 2 में आपने ऑलरेडी 20 क्वार्टर से ज्यादा यूज किया है, इसलिए मेथड 2 के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं भरना होगा, कुछ भी नहीं भरना होगा। तो आंसर क्या आएगा? जो भी या 9 लाख का जीरो होता है, मेथड 1 के हिसाब से आपको जो भी भरने को आएगा वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा 2,800। ओके, ये सिर्फ एडिशनल ज्ञान है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, बट तो भी मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ जाए। इज इट ओके? सबको ये प्रॉब्लम समझ चुका है? Yes. ठीक है, वेरी गुड। तो ये इसका पॉइंट था, पहले हमने समझा कि बेचेंगे तो 5 साल तक उसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स का पार्ट खत्म होता है। अब मैं रूल 42 पे जा रहा हूँ, तो मैं समझाऊंगा आपको। किसी को भी कैपिटल गुड्स में डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलो नो डाउट। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो अब हम आते हैं रूल 42, एक बहुत ही डिफिकल्ट बट इंटरेस्टिंग पार्ट है। रूल 42 में हम लोग आ जाते हैं। ये देखो, सेक्शन 17(1), 17(2, आपको एग्जाम में सिर्फ रूल 42 वर्ड याद रखना होगा। जैसे ब्लॉक क्रेडिट का कैसे 17(5) वो आप लोग याद रखते हो ना, 17 पे खतरा, वैसे इस रूल 42 42 को भी याद रखना। कुछ कुछ सेक्शन नंबर याद रखने हो। ये देखो ये क्या कह रहा है, प्लीज सुनो सब लोग का अटेंशन, के बहुत डिफिकल्ट है। सपोज मिस्टर आमिर खान, ये जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड, इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदे, इस पे 50,000 का जीएसटी भरा।
इन्होंने सर्विसेज भी इस पे 1,50,000 का जीएसटी भरा, करेक्ट। एंड बाद में ये टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर, ओके, जिसपे वो जीएसटी भी कलेक्ट कर रहे हैं 3 लाख। हाउ मच इनको जीएसटी भरना पड़ेगा, कितना जीएसटी भरना पड़ेगा? इन्होंने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है? 3 लाख रुपए आउटवर्ड सप्लाई पे। जो भी परचेज पे, सर्विसेज पे जो भी जीएसटी भरा था उसका क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। रॉ मटेरियल का 50,000 एंड सर्विसेज का 1,50,000। सो फाइनली उनको जीएसटी 3 लाख माइनस 50 माइनस 1,50,000 1 लाख ही भरना था। 1 लाख रुपए का ही जीएसटी यहाँ पे उनको भरना पड़ने वाला है। समझ गए आप लोग? ये तो कॉमन सेंस थी। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, वापस इसी स्लाइड को लेता हूँ कुछ अलग तरीके से। वापस देखो क्या आया, इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, 50,000 का जीएसटी भरा, सर्विसेज खरीदी जिसपे 1,50,000 का जीएसटी भरा। अब पता है ये क्या कर रहे हैं? ये फिनिश गुड बना रहे हैं। जो फिनिश गुड बना रहे हैं ना वो एक्चुअली एग्जम्प्ट है, निल रेटेड है, नॉन जीएसटी, मतलब इस पे जीएसटी नहीं आता, इस पे जीएसटी नहीं आता। या फिर वो एग्जाम सप्लाई, एग्जाम सर्विसेज, सर्विस जो दे रहे हैं ना, जैसे हॉस्पिटल हो, स्कूल चला रहे हो, ये सारी एग्जाम सर्विसेज, तो वो सारी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम गुड्स दे रहे हैं या एग्जाम सर्विसेज दे रहे हैं, उस पे कोई भी जीएसटी नहीं आता। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, वो कि आप जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो उस पर तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट? नो जीएसटी ऑन आउटवर्ड। आप जो बेच रहे हो या आप जो सर्विसेज दे रहे हो उस पर तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट? तो आप अगर ऐसे सप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपने परचेज पे जीएसटी भरा हो या सर्विसेज पे जीएसटी भरा हो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होता, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होता। ये एक्ट में, क्या आपको ये स्लाइड समझी? मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर मैं जो बेच रहा हूँ या सर्विसेज दे रहा हूँ वो एग्जम्प्ट है, निल है, नॉन जीएसटी है, अगर मैं उस पर जीएसटी कलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ तो मैंने जो इनवर्ड सप्लाई मतलब इनपुट सर्विस ली है उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। ये किसी को भी इसमें डाउट है तो प्लीज बताएं, वरना रूल 42 बाउंस कर जाएगा। नो डाउट? चलो ठीक है, तो वापस वही रिपीट कर रहा हूँ कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन तो एग्जाम गुड्स, निल रेटेड गुड्स, नॉन जीएसटी, नॉन टैक्सेबल मतलब पेट्रोल डीजल जिसपे जीएसटी नहीं लगता, अगर ऐसा कुछ दे रहा है जिसपे वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा, तो जो भी उसने जीएसटी भरा इनपुट सर्विसेज किसी का भी आईटीसी उसको नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऑन सेल सर्विस आई एम नॉट कलेक्टिंग जीएसटी, तो गवर्नमेंट थोड़ी मुझे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट देगी, डबल बेनिफिट थोड़ी देता, तो इसका आईटीसी मुझे नहीं मिलता। ये रूल 42 में कहा गया है। ठीक है, चलो अब आता है रूल 42 का फर्दर एक स्टेप पे जाते हैं। अभी तो मेन चालू ही नहीं हुआ, अभी होगा धीरे धीरे। सुनो, से आमिर खान एक स्कूल रन करते हैं। अब जो स्कूल पे फीस अर्न करते हैं ना हम लोग, वो एग्जम्प्ट होती है। स्कूल फीस आप लोग जो भी अर्न करते हो उस पे जीएसटी माफ होता है, कभी नहीं लगता है। बच्चों को पढ़ाई है ना, ये थोड़ी बिजनेस है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, स्कूल फीस 5 करोड़ रुपए अर्न, लेकिन वो क्लासेस भी रन, कभी क्लासेस है तो थोड़ी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्लासेस मतलब बिजनेस है, तो क्लासेस फीस जो अर्न करते हैं ना वो टैक्सेबल, क्लासेस फीस एग्जाम नहीं होती सर। तो से उन्होंने क्लासेस फीस अर्न किए 15 करोड़। दिख रहा है, दोनों एग्जाम इनकम भी कमा रहे हैं, टैक्सेबल इनकम भी कमा रहे, राइट? अभी आमिर खान ने इस सप्लायर से मटेरियल एबीसी खरीदा। आमिर खान ने इस सप्लायर से मटेरियल एबीसी खरीदा, सिर्फ एंड सिर्फ स्कूल के लिए। इसके लिए खरीदा है, सिर्फ एंड सिर्फ स्कूल के लिए। देखो, सिर्फ एंड सिर्फ ये स्कूल में यूज होगा मटेरियल, मतलब ये मटेरियल पे उन्होंने 10,000 का जीएसटी भरा। मेरा क्वेश्चन है, क्या आमिर खान को इस 10,000 का आईटीसी मिलेगा? आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए। ये मटेरियल यूज होने वाला है सिर्फ एग्जाम इनकम के साथ, क्या मिलेगा? नहीं, वेरी गुड, परफेक्ट। सी, GST paid of 10,000 is not allowed as ITC
बिकॉज इस मटेरियल को आपने यूज किया है टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम, इसलिए ये नहीं मिला। वेरी गुड। लेकिन आमिर खान ने एक और मटेरियल खरीदा था, मटेरियल PQR। ये मटेरियल यूज हो रहा है सिर्फ एंड सिर्फ क्लासेस के, ये मटेरियल यूज हुआ है सिर्फ एंड सिर्फ क्लासेस के पर्पस के लिए। इस पे भरा है 25,000। अब वापस आपसे क्वेरी पूछ रहा हूँ, क्या इस 25,000 का ITC आमिर खान ले सकता है कि नहीं ले सकता, ये बताएं। ले सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज क्लासेस पे जो भी इनकम कमाओगे, फीस कमाओगे, वो तो टैक्सेबल है, उस पे GST लगता है, वो एग्जाम नहीं। इसीलिए इस क्लासेस पे जो भी आपका GST ITC है वो पूरा का पूरा मिलता है। समझ गए आप लोग ये स्लाइड? तो ये मैंने एक पॉइंट बताया कि एग्जम्प्ट इनकम के सामने आपका जो भी ITC है वो नहीं मिलता, टैक्सेबल इनकम के सामने आपका जो भी ITC है वो मिल जाता है। ठीक है, अब आता है मेन रूल 42। हर स्लाइड के बाद कुछ ना कुछ नया है, देखो। अब आता है वापस, प्लीज अब आपका फुल अटेंशन चाहिए। सुनो, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, प्लीज ट्राई करो। सेम है कि हमें स्कूल रन कर रहे, स्कूल पे GST नहीं लगता, वो 5 करोड़ इनकम। हमें क्लासेस रन कर रहे, क्लासेस पे GST लगता है, वो 15 करोड़ है। 1:3। ठीक है, अब आमिर ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर मतलब सर्विस हुई, राइट? सॉफ्टवेयर खरीदा। अब सॉफ्टवेयर में पता है क्या होना, ये सॉफ्टवेयर कितने में खरीदा? 1 करोड़ रुपए प्लस 18 लाख GST में खरीदा। ठीक है, 18 लाख का ITC है। अब ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है फॉर स्कूल ऑल्सो, एंड सेम सॉफ्टवेयर में वो क्लासेस के बच्चों का भी रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो एक ही सॉफ्टवेयर है, 18 लाख का GST है, अब सेम सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम ऑल्सो, एंड सेम सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड टू अर्न टैक्सेबल इनकम ऑल्सो। तो आप मुझे बताइए, क्या आमिर खान पूरा 18 लाख ITC ले सकता है? क्या पूरा 18 लाख डिसअला होगा कि कैसे होगा? आप कोशिश करो। आपका प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। प्रोपोर्शनेटली व्हाट रेशियो? जो टैक्सेबल सप्लाई का जो प्रोपोर्शन रहेगा उतना प्रोपोर्शन का ही ITC मिलेगा। जैसे सब टैक्सेबल सप्लाई 15 करोड़ है और ये स्कूल 5 करोड़ का है ना फीस, तो 75% टैक्सेबल है, तो ITC भी 75% मिलेगा। परफेक्ट, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये आंसर सही कहा उन्होंने। सुनो, यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिंस टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम के लिए यूज हो रहा है, तो आप लोग ITC ले सकते हो, बट प्रोपोर्शनल एज पर रूल 42। देखो, अब रूल 42 आपको, जैसे सर ने अभी क्या कहा, डायरेक्टली 75% अलाउ होगा वो कहा है, लेकिन रूल 42 में उल्टा वर्किंग करना, आंसर वही आने वाला। तो जो एग्जाम आप दे रहे हो उसमें रूल 42 के हिसाब से वर्किंग करना होगा कि कितना ITC डिसअलाउ होगा, मतलब टोटल ITC आपका कितना है इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, इतना ITC आपका डिसअलाउ होगा। इनडायरेक्ट आपका मेथड उल्टा जाए, तो आपका टोटल ITC कितना है? 18 लाख। एग्जाम इनकम है 5 करोड़ डिवाइड बाय टोटल इनकम है 20 करोड़, मतलब 18 लाख में से 4,50,000 का ITC आपको डिसअलाउ करना है, रिवर्स करना है एज पर रूल नंबर 42। एज पर रूल नंबर 42 4,50,000 का ITC आपको रिवर्स, मतलब मिलेगा कितना? 18 लाख प्लस 4,50,000, आपको 13,50,000 का ITC मिल जाएगा। 13,50,000 का ITC मिल जाएगा। सो इस तरीके से एग्जाम में करना। अभी तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, अभी तो केस स्टडी है, तो आपको समझे आप लोग? तो ये इस तरीके से तो बहुत सारे बिजनेस में होता है, तो प्लीज इसको ध्यान दो, अकॉर्डिंगली वर्क करना होगा। तो देखो, क्या आपको ये पॉइंट समझा? किसी को भी डाउट है इसमें? रूल 42 में किसी को डाउट है? अभी तो बेसिक्स आया, और भी आएगा। चलो, वेरी गुड, अस्यूम नो डाउट। तो ये था 17.2 का पॉइंट। अगर आपको इसको रियल लाइफ में करना है तो कैसे होता है कि एवरी मंथ आपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा या जो भी सर्विसेज पे GST भरा, और आपका टैक्सेबल टर्नओवर भी है जिसपे आप GST कलेक्ट करते हो, उससे 20 करोड़, एंड आपका एग्जम्प्ट इनकम भी है से 30 करोड़ जिसपे आप GST कलेक्ट नहीं करते, तो इस रजिस्टर्ड पर्सन पूरा ITC नहीं ले पाएगा, वो इसको प्रोपोर्शनेटली लेगा इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर।
और आपको कैसे करना है, आईटीसी को डिसअलाउ, उल्टा वर्किंग करना। कैसे, जो भी आपका टोटल आईटीसी है, मतलब कितना है, रॉ मटेरियल एंड सर्विस पे 2 लाख होता है ना टोटल, इसमें से एग्जाम टर्नओवर है 30 करोड़, टोटल टर्नओवर है 50 करोड़, मतलब 1,20,000 का आईटीसी डिसअलाउ कर, 80,000 अपने आप अलाउ हो जाएगा। समझ गए? सो दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस केस स्टडी इन एग्जाम। उल्टा रखिए, डायरेक्ट मत करके आना, वरना एग्जामिनर मार्क नहीं देगा। आप ओरली कर सकते हो डायरेक्टली, मानता हूँ, बट जब मैं एक डिटेल केस स्टडी करूंगा तो ओरली नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, सो एवरी मंथ आपको डिसअलाउ करना है कॉमन आईटीसी फॉर द रिलेवेंट मंथ इन द रेशियो ऑफ एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब आता है पॉइंट कि सपोज इस मंथ का मैं कर रहा हूं अक्टूबर, अभी मेरे पास टर्नओवर ही नहीं था, अक्टूबर में सेल 0 है, तो क्या करूं, माल खरीदा था, सर्विस ली थी, जीएसटी भरा था, बट टर्नओवर ही नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 पैसों का सेल नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, टर्नओवर इज निल। तो देखो क्या लिखा है, आपको इस महीने का टर्नओवर नहीं लेना है, आपको प्रीसीडिंग मंथ का लेना, इन विच सच टर्नओवर डिटेल्स आर अवेलेबल। जैसे सितंबर में था तो वो ले, सितंबर में भी नहीं था तो जिस प्रीसीडिंग मंथ, अगस्त, जुलाई, किसी भी मंथ का अवेलेबल हो वो लेके आप इस रेशियो को वर्किंग कर सकते हो, वो लेके आप इस रेशियो का वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था 17 सबसेक्शन 2 विथ रूल 42। अब रूल 42 में एक और पॉइंट भी है जिसमें आता है 17 सबसेक्शन 1 विथ रूल 42। ये देखो, ये क्या है, 17(2) मतलब एग्जम्प्ट इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। 17(1) में क्या है वो सुनो। देखो मैं चीटिंग कर रहा हूँ, क्या चीटिंग कर रहा हूँ वो सुनो। से मैं एक रजिस्टर्ड डीलर, मेरी एक ऑफिस है और मेरा घर भी ऑब्वियसली दोनों होगा मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, इनपुट खरीदा कोई भी, जिसपे मैंने जीएसटी भरा है से 50,000, पूरा जीएसटी 50,000 ऑफिस से ही भरा, ऑफिस का जीएसटी नंबर दिया, सब कुछ दिया, जो भी है किया। ये रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ ऑफिस के लिए, एज वेल एज ये सेम रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ वापस घर के लिए भी यूज कर रहा हूँ, मतलब कॉमन हो गया, कॉमन हो गया ना। देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल नहीं है ये वाला 17(1) वाला, बट एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट। ओके, मैं सेम रॉ मटेरियल ऑफिस में भी यूज कर रहा हूँ एंड सेम रॉ मटेरियल मैं घर के लिए भी यूज कर रहा हूँ। Am I right? Inputs are used for business as well as non-business purpose दोनों की। Similarly से मैंने कुछ सर्विसेज ली, इस पे 75,000 का जीएसटी भरा, ये सर्विस मैं ऑफिस के लिए भी यूज कर रहा हूँ एंड सेम सर्विस मैं घर के लिए भी यूज कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको, ऐसा कर रहा हूँ तो चीटिंग है ना, पूरा थोड़ी आईटी से ले सकता हूँ, ये तो बिजनेस एंड नॉन बिजनेस दोनों के लिए, तो ये भी तो कॉमन हो गया, ये भी तो कॉमन हुआ। Am I right? So total common ITC is 1,25,000। पार्टली मैंने बिजनेस के लिए किया है, पार्टली मैंने नॉन बिजनेस के लिए किया। अब इसमें आप कैसे डिसअलाउ करो, चलो एग्जाम्प्ट में तो टर्नओवर के बेस पे आपने किया, इसमें कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे हम लोग डिसअलाउ। तो देखो एक्ट में क्या लिखा, एज पर 17(1) जो भी आपका कॉमन आईटीसी है, जो पार्टली आपने ऑफिस में किया है एंड पार्टली आपने घर में किया है, तो उसका 5%, सिर्फ 5% एक्ट में लिख दिया है कि सिर्फ 5%, ये रूल है। भले आपने 20% यूज किया हो, 50% यूज किया हो, वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, तो उसका फ्लैट 5% आपको, सॉरी आपको रिवर्स करना होगा। 1 सेकंड, सॉरी गलत बटन कर दिया। हाँ, फ्लैट 5% आपको यहाँ पे रिवर्स करना होगा, बस ये लिखा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नहीं करता, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी रिवर्स नहीं करता जिन, और हम सब ऐसा करते हैं, जैसे एसी खरीदा घर पे तो भी ले लेते हैं, या फिर घर का कुछ रिपेयरिंग होता है तो भी आईटीसी ले, वो अलग बात। बट बुकिश नॉलेज ध्यान रखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि आईटीसी आपने ऑफिस के लिए भी यूज किया, घर के लिए भी यूज किया था, प्रपोर्शनेटली ही उसको ले सकते हो, पूरा आईटीसी नहीं ले सकते, ये रूल है। तो इवन दो 50-50 यूज किया हुआ है और समझो 50% बिजनेस में यूज किया है, 50% नॉन बिजनेस में यूज किया है, हाँ, तो भी सिर्फ 5% ही डिसअलाउ करना है।
क्योंकि रूल 42 अभी 17 में ये रूल है, अनलेस ऑफिसर प्रूव कर सकता है कि 50% आपने घर के लिए यूज किया, अनलेस वो प्रूव करे तब तक सिर्फ 5% ही रिवर्स कर सकता है। 99% कोई भी केस में वो प्रूव नहीं कर सकता कि 50% यूज किया। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये कोई नहीं करता, 5% भी मैं नहीं करता। ये तो बेनिफिट हो जाएगा। हाँ सर, है ना सर, कुछ तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है 17(1) में। वापस एक बार सुन लो जस्ट फॉर रिवीजन। क्या कह रहा हूं मैं? अरे क्या कह रहा हूं मैं, ये सुनो। जैसे आपने, मैं कोई रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, होम के लिए भी एंड ऑफिस में भी यूज हो रहा है। सर्विस इसलिए जो घर के लिए भी यूज हो रही है, ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है, मतलब ये कॉमन आईटीसी, ये कॉमन आईटीसी है। इसमें मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा कॉमन आईटीसी है एग्जाम में, मुझे सिर्फ उसका 5% रिवर्स करना है। 5% रिवर्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये माना जाएगा कि 5% शैल बी डीम्ड टू बी यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जो मेरा एक लाइव केस स्टडी है, रियल लाइफ का, वो बता रहा हूँ। इससे मैंने कोई मोबाइल खरीदा, तो ऑफिसर ने मुझसे 5% रिवर्स करवाया कि आपको घर पे भी तो फोन आता है, आपकी वाइफ का आता है, आपके बच्चों का आता होगा, आपके भाई का आता होगा। तो जो भी मोबाइल खरीदा था मैंने, ऑफिसर ने इसको निकाला कि 5% रिवर्स करो। अब छोटा अमाउंट था तो मैंने फाइट नहीं किया, रिवर्स करवाया, वैसा। आप समझे कब रिवर्स और करना है? इसी केसेस में होता है। जैसे तो लैपटॉप होता है तो 99% तो कुछ रिवर्स नहीं करना, बट अगर ऑफिसर आर्ग्यू करे कि लैपटॉप आप घर के लिए भी यूज कर रहे हो, हाँ गेम्स भी खेल रहे हो, मूवीज भी देख रहे हो, तो 5% रिवर्स करो। तो छोटी अमाउंट है तो कुछ लोग कर लेते हैं, अगर बड़ी अमाउंट है तो एक पैसा का भी मैं रिवर्स ना करूं। समझे? अब ये आता है नेक्स्ट। सर ये सेम जब फ्रिज बेनिफिट टैक्स आया था उस टाइम पे ये हुआ था ना, उस टाइम पे ऐसे करते थे। सिर्फ फ्रिंज बेनिफिट नहीं, इनकम टैक्स में भी ये नॉनसेंस पॉइंट ये लोग आर्ग्यू करते रहते हैं, एंड वहां भी 5 to 10% का वो लोग नोटिस निकालते कि रिवर्स करो। हाँ, बट फ्रिंज बेनिफिट का एग्जांपल आपने सही दिया। अभी तो वो अबॉलिश हो गया, इसलिए उसको इतना मैं रेलेवेंस नहीं दे। ठीक है, तो क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का नुकसान बहुत होता था। हाँ, वो मेंटेन करने में, जैसे वेल्थ टैक्स था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स था, उसमें गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा तो रेवेन्यू कम हो रहा, इसलिए बंद कर दिया। सर ये प्रैक्टिकल जो इसमें ये यूज नहीं करते सर, जैसे कि लैपटॉप खरीदते हैं तो 5% किधर पे करते, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू आर राइट। हाँ, मतलब कॉन्सेप्शनल अगर आप देखो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लैपटॉप खरीद के अपने एम्प्लॉयज को देते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, या फिर घर से ऑफिस में आओ और थोड़ा काम करो। तो अब उसमें ऑफिसर आर्ग्यू करे कि नहीं ये तो थोड़ा पर्सनल पर्पस के, तो मैं उसको एक ना ही बोलूंगा कि एक पैसा भी मैं रिवर्स नहीं करूँ। लेकिन अगर मैं खरीद रहा हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इसको ऑफिस के लिए भी यूज करूंगा एंड ऑब्वियसली इसमें मूवीज भी देखूंगा, वो तो कॉमन सेंस है। तो मुझे ऑफिसर नोटिस भेज सकता है कि मिस्टर प्रतीक 5% रिवर्स करो क्योंकि आपका कॉमन है। ठीक है, लेकिन मैं उस पर आर्ग्यू कर सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ कि नहीं मैं तो कंपलसरी ऑफिस के लिए यूज करता हूँ, एक भी मूवी नहीं देखता, आप देख लो, ऐसा मैं आर्ग्यू कर सकता। छोटी अमाउंट होती है तो हम लोग कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते, क्योंकि अगर 5,000 का उसका 5% है, 250 रुपीज होता है, कौन उसके लिए आर्ग्यू करे, तो भर के फ्री हो जाए। समझे मैडम? यस सर, थैंक यू। इट डिपेंड्स, आप ऑफिसर के साथ कैसे आर्ग्यू कर सकते हो। हाँ, मतलब सब्सटेंशियल अमाउंट होती है, जैसे मैंने 100 कंप्यूटर का 100 के बोले 5% करो, तो मैं तो ऑब्वियसली आर्ग्यू करूँ, लेकिन एक के लिए मैं क्या आर्ग्यू करूँ, वैसा हो। कंप्यूटर, मोबाइल, सबके लिए ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एक केस स्टडी लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये केस स्टडी मेरे साथ करो, लेकिन सेकंड केस स्टडी में सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 3-4 लोग ये आंसर दे रहे हैं, बाकी सब आंसर नहीं दे पा रहे, तो वो भी प्लीज ट्राई करो, क्योंकि 8 मार्क का एग्जाम में आ चुका है 3 अटेम्प्ट के पहले। 8 मार्क, इमेजिन करो, आपके पास एंड फेलियर का डिपेंडेंस हो रहा है। सो ये देखो, एग्जांपल 1, सपोज मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैं टेक्स्ट बुक्स बेचता हूँ। टेक्स्ट बुक्स होती है, अभी टेक्स्ट बुक एग्जम्प्ट होती है, उस पर जीएसटी नहीं आता। ठीक है, टैक्स से एग्जम्प्ट इनकम है मेरी 5 करोड़, लेकिन मैं साथ साथ नोटबुक्स भी बेचता हूँ। नोटबुक्स को एग्जाम नहीं रखा, पता नहीं, नोटबुक्स टैक्सेबल, नोटबुक्स बेचता हूँ, से मेरी 20 करोड़। तो ये हुआ, तो मैं एग्जम्प्ट इनकम भी कमा रहा हूँ,
एंड टैक्सेबल इनकम भी कमाओ। रेशियो देखो 1:4 है, 1/5 4/5। रेशियो क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा है, ये रॉ मटेरियल सिर्फ टेक्स्ट बुक मतलब एग्जाम्प्ट इनकम के लिए यूज हो रहा है 5,000। सिर्फ 5,000 यूज होगा टू अर्न एग्जाम्प्ट इनकम एक्सक्लूसिव। फिर मैंने एक रॉ मटेरियल बी खरीदा, ये मैंने एक्सक्लूसिवली घर के लिए खरीदा, एक्सक्लूसिवली घर के लिए खरीदा, ठीक है, नॉन बिजनेस पर्पस। इस पे मैंने 8,000 का जीएसटी भरा। ये 5% वाला नहीं है, ये मैंने पूरा का पूरा घर के लिए खरीदा, ये प्रूव्ड है। सिर्फ मैंने ऑफिस से जीएसटी भरा, एक्सक्लूसिवली फॉर होम। मैंने कार खरीदी, अब कार का आईटीसी तो ब्लॉक्ड है, आपको पता होगा, ब्लॉक क्रेडिट। ये मैंने उस पर 12,000 का जीएसटी भरा। फिर मैंने एक रॉ मटेरियल सी खरीदा जो सिर्फ एंड सिर्फ नोटबुक्स के लिए खरीदा है, करेक्ट है, यानी सिर्फ एंड सिर्फ खरीदा है टू अर्न टैक्सेबल इनकम। इस पे मैंने 15,000 का जीएसटी भरा। एंड एक रॉ मटेरियल ई खरीदा, ये यूज हो रहा है टेक्स्ट बुक्स के लिए भी, ये यूज हो रहा है नोटबुक्स के लिए भी, ये यूज हो रहा है नॉन बिजनेस एंड बिजनेस सबके लिए। मतलब ये है मेरा कॉमन आइटम्स। 17(1) के हिसाब से भी कॉमन है, 17(2) के हिसाब से भी कॉमन है। 25,000 का आईटीसी, समझ गए? तो अब आता है आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एलिजिबल आईटीसी। इसका मुझे एलिजिबल आईटीसी अब कैलकुलेट करना है कि इन सब का जो आईटीसी है 5,000, 8,000, 12, इसमें से मैं कितना आईटीसी ले सकता हूँ, ये मुझे जानना। तो ये प्लीज मेरे साथ देखो कैसे करना है एग्जाम में। ये देखो रॉ मटेरियल मैं किसके लिए खरीदा है, सिर्फ एंड सिर्फ एग्जाम्प्ट इनकम के लिए। तो ये तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट इनकम के लिए। तो क्या ये 5,000 मिलेगा? मिलेगा ही, क्योंकि इस पे मैं टेक्स्ट बुक्स बेच रहा हूँ, टेक्स्ट बुक पे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर, तो ये 5,000 का आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा, राइट। फिर मैंने रॉ मटेरियल भी खरीदा, ये है टू अर्न एक्सक्लूसिवली, ये मैं नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, ये प्रूव्ड है, मैं खुद बता रहा हूँ ये नॉन बिजनेस के लिए, घर के लिए। सिंस ये नॉन बिजनेस के लिए है, ये 8,000 भी पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाए, ये 8,000 भी पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाए, क्योंकि 100% नॉन कॉमन नहीं है, राइट। फिर मैंने कार खरीदा, कार हमने पढ़ा था, कार अगर आप खरीदते हो तो 17(5) में ब्लॉक होती, तो जो भी जीएसटी आपने भरा है वो भी डिसअलाउ हो जाए, राइट। तो सबको तो डिसअलाउ हो रहा है। फिर रॉ मटेरियल सी खरीदा, ये खरीदा है सिर्फ एंड सिर्फ टू अर्न ऑन नोटबुक्स, राइट, नोटबुक्स के लिए। मतलब ये यूज हो रहा है एक्सक्लूसिवली टू अर्न टैक्सेबल इनकम, मतलब ये पूरा अलाउड हो जाए, ये पूरा अलाउड होगा 15,000। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये पूरा अलाउड है। और जो रॉ मटेरियल की आता है, अब मेन पॉइंट है, कितना आईटीसी है? 25,000। ये यूज हो रहा है फॉर टैक्स टू अर्न टैक्सेबल इनकम एज वेल एज एग्जम्प्ट इनकम, दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो आप इसका आईटीसी कैसे ले सकते हो? प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि ये कॉमन आईटीसी। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी इसमें से रिवर्स होगा या डिसअलाउ होगा एज पर 17(1) एज वेल एज 17(2), दोनों में से डिसअलाउ। पहले हम 17(2) करते हैं, मतलब एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल। कितना डिसअलाउ करोगे? कॉमन आईटीसी इनटू एग्जम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। ये कुछ इस तरीके से रिवर्स होता है। कितना आपका कॉमन आईटीसी? 25,000। कितना आपका एग्जम्प्ट इनकम है? 5 करोड़ है। कितना आपका टोटल इनकम है? 25 करोड़ है। तो आपका 5,000 रुपए का आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा, आपका 5, पर 25,000 में से 5,000 का आईटीसी एज पर 17(2) डिसअलाउ हो गया। एंड 17(1) में क्या बोला था? जो भी कॉमन आईटीसी है उसका फ्लैट 5% आपको रिवर्स करना है। तो कॉमन आईटीसी 25,000 इंटू 5%, 1250 का आईटीसी, ये रिवर्स आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आपको फाइनली कितना रिवर्स करना है? 25,000 में से 25,000 माइनस 6250, मतलब 18,750 अलाउड हो जाएगा। बाकी 6250 का आईटीसी आपका फॉर दिस रॉ मटेरियल ई रिवर्स हो जाएगा, 18,750 मिलेगा। समझे? तो आपको टोटल आईटीसी कितना मिला वो भी देखो। आपने जो रॉ मटेरियल ई खरीदा उसमें से 18,750 मिला, प्लस एक रॉ मटेरियल सी खरीदा था जो एक्सक्लूसिवली नोटबुक्स के लिए यूज हो रहा है, ये भी तो पूरा मिलेगा 15,000।
तो आपको 33,750 का आईटीसी एग्जाम में आंसर आएगा, पूरा अलाउड होगा, पूरा अलाउड हो जाएगा। 18,750 का वापस बताइए एक बार। 18,750 ये सर वन से, ये देखो आपका 25,000 का कॉमन आईटीसी था रॉ मटेरियली, एज पर 17.2 जो एग्जाम टैक्सेबल उसके हिसाब से 5,000 रिवर्स करना है, एज पर 17.1 जो 5% फ्लैट उसमें से 1250 रिवर्स करना है, मतलब 25,000 में से सर 6250 रिवर्स करना है। 25 कॉमन है, कॉमन फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस दोनों है, सबके दोनों चारों के लिए, टैक्सेबल भी है, एग्जाम भी है, नॉन बिजनेस एंड बिजनेस सबके लिए कॉमन। इसलिए 25,000 में से 6250 का रिवर्स होगा, 18,750 अलाउड हो जाएगा। ओके, सो फाइनल आंसर आपका आता है कि आपका रॉ मटेरियल ई में 18,750 मिलेगा, प्लस रॉ मटेरियल सी में जो था वो तो पूरा का पूरा नोटबुक्स के लिए यूज है, तो ये 15,000 मिलेगा। टोटल आपको आईटीसी 33,750 का मिल जाएगा। समझा सर? आपको क्लियर हुआ अभी है? ये 6250 का सोच रहा हूँ, 1250 अपने 5% 25,000 का डायरेक्टली अपने रिवर्स किया, हाँ बिकॉज कॉमन है इसके लिए, हाँ, और 5,000 अपने अलाउ किया बिकॉज ऑफ 25 करोड़ ऑफ 25,000। नहीं 5,000 ये है सर 17.2 वाला, 25,000 into 5 करोड़ डिवाइड बाय 25 करोड़, वो 17.2 में रिवर्स होगा। 20% ऑफ दिस नो, करेक्ट, टोटल टर्नओवर, हाँ उसका 5,000 अपने रिवर्स किया, और 1250 अपने 5% क्योंकि कॉमन है इसलिए वापस डिसअलाउ किया, राइट, तो 25,000 में से 6250 डिसअलाउ कर दिया, बराबर, तो 18,750 अलाउड हो, 25 माइनस 6250, 18,750 अलाउड हो, हाँ, प्लस 15,000 तो फुल्ली अलाउड है बेसिकली। करेक्ट, तो आंसर आया 33,750। और किसी को ये में डाउट है तो प्लीज बताइए सर या मैडम, किसी को भी डाउट है? क्योंकि नेक्स्ट केस स्टडी आपको ट्राई करनी है, प्लीज कोशिश करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसलिए। तो अगर पता है कि इट इज अ कॉमन, मतलब बिजनेस एंड नॉन, तो 25,000 से पहले 5% लेके माइनस करके क्यों नहीं किया सर? नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है मैडम, मतलब आप बोल रहे हो 25 माइनस हाँ। 1250 उसका आप टैक्सेबल और एग्जाम में ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर। नहीं, वैसा अलाउड नहीं मैडम, एक्ट अलाउ नहीं करता वैसा। एंड अगर आप रियल लाइफ में देखो ना मैडम, 17.1 के हिसाब से 5% वाला कोई भी रिवर्स नहीं करता, सिर्फ ये 17.2 ही रिवर्स। ओके ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस स्टडी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई करो, ऑब्वियसली मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन उसके पहले समझो कि एक्ट में इसको दिया कैसे, रूल 42 को कैसे प्रेजेंट करना है वो सुनो। देखो, जो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है, पहले मैंने आपको समझाया, अब मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूं। पहले आता है टी, टी मतलब टोटल आईटीसी, टी मतलब क्या? टोटल आईटीसी 1 लाख रुपए। टी1, टी1 मतलब वो आईटीसी जो यूज हो रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब पूरा का पूरा घर के लिए, नॉन बिजनेस के लिए, ये तो मिलना ही नहीं चाहिए, इसको कहा गया है टी1, आपके बुक में भी ऐसा है। टी2 मतलब वो आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम, जैसे स्कूल नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा, तो ये भी तो नहीं मिलता, ये भी तो नहीं मिलता। फिर टी3 मतलब वो आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है टू फॉर ब्लॉक क्रेडिट, मतलब मोटर कार, लाइफ इंश्योरेंस, केटरिंग, वो, तो ये सब तो मिलने नहीं वाला। टी4 मतलब वो आईटीसी जो पूरा का पूरा यूज हुआ है टू अर्न टैक्सेबल इनकम, टू अर्न टैक्सेबल इनकम, ये आईटीसी पूरा का पूरा अलाउ होता है। तो एग्जाम में इस तरीके से करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है कॉमन आईटीसी। कॉमन आईटीसी मतलब टी माइनस टी1 माइनस टी2 माइनस टी3 माइनस टी4, ये आपका आ गया कॉमन आईटीसी, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 आता है आपको कॉमन आईटीसी को कैलकुलेट करना, ये स्टेप 1, समझा? ये इस तरीके से करना है, टी1 टी2 टी3 आपको वर्किंग नोट के हिसाब से बनाना है और कैलकुलेट करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया, कैलकुलेशन ऑफ कॉमन आईटीसी। अब जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया,
अब आपको रिवर्सल करना, पहले 17.2 के हिसाब से जिसको कहा गया D1 नॉनसेंस लोग ने कुछ भी डाल दिया, बट सुन लो अभी D1 कहा गया कॉमन आईटीसी इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल, वही है जो मैंने आपको समझाया ना, वही है, लेकिन फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, इसको कहा गया D1। फिर 17.1 के हिसाब से रिवर्सल आता जो 5%, उसको कहा गया D2, मतलब कॉमन आईटीसी इंटू 5%। क्या मतलब आपको टोटल आईटीसी कितना डिसअलाउ करना है, 17.2 में जो किया प्लस 17.1 यानी D1 प्लस D2। तो ये आपका स्टेप 2 है। तो जो भी आपका कॉमन आईटीसी है उसमें से D1 प्लस D2 को रिवर्स करना है एंड आपका आंसर आ जाए। समझे? तो एग्जाम में इस तरीके से बोला गया D1 D2 T1 T2, हाँ बट कुछ लॉजिक नहीं बनता, जो मैंने आपको समझाया वही प्रॉपर है, बट एग्जाम आपको इस तरीके से करना। एंड जो पता है आपको जीएसटी ऑफिसर होता है ना रियल लाइफ में, वो भी T1 T2 वाला वर्किंग मांगता है। अगर स्क्रूटिनी आती है ना, अभी मेरे क्लाइंट को आई है, मैं जिसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हैंडल करता हूँ, वहां पे ये नोटिस है, तो वो भी मुझसे बोलता है T1 T2 वाला वर्किंग। तो रियल लाइफ में भी इसी तरीके से करना है, क्योंकि एक्ट में ऐसा है। ठीक है, तो अब इसके रिलेशन में केस स्टडी करेंगे और प्लीज कोशिश करो आप लोग सब इसका आंसर देने की ट्राई करो। ये देखो, सपोज मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मेरा टोटल आईटीसी दिया है 5, कुछ आईटीसी एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस 1 लाख, ये तो मिल रहा ही नहीं। कुछ आईटीसी एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट इनकम के लिए, सिर्फ एग्जम्प्ट इनकम के लिए, ये भी तो नहीं मिलेगा 50,000। कुछ आईटीसी है जो 17.5 में ब्लॉक्ड है 50,000, एंड कुछ आईटीसी यूज हो रहा है एक्सक्लूसिवली टू अर्न टैक्स, ये तो पूरा वाला हो, बट ये कॉमन नहीं है, तो ये 2 लाख। तो व्हेन यू रिड्यूस, आपको वो आईटीसी मिलेगा जो कॉमन है, टैक्सेबल एंड एग्जाम के लिए भी है, एंड बिजनेस एंड नॉन बिजनेस वो 5% दोनों के लिए है, 1 लाख दोनों के लिए। करेक्ट, आपका टोटल टर्नओवर है 10 लाख, टैक्सेबल है 4 लाख, एग्जाम है 6 लाख। आपको यहाँ पे मुझे आंसर देना है एलिजिबल आईटीसी का कितना फाइनल होगा। ट्राई करो प्लीज, गलत तो गलत, सब लोग चैट करो पे आंसर दो प्लीज। चलिए कम ऑन एवरीवन प्लीज ट्राई, बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ गए ना तो ये सब बहुत इजी हो जाता है। किसी का भी आंसर आया? वेरी गुड, किसी का भी नहीं आया? क्या कर रहे हैं अभी? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। So 2,40,000. मतलब पूरा पूरा ठीक है चलो एक मिनट, नो प्रॉब्लम। 2,40,000 इज द टोटल आईटीसी जो आप क्लेम कर सकते हो, राइट? Yes. ओके,
सर 2,35,000। 2,35,000 कहीं ना कहीं 2,35,000 सही है। आपको वो दोनों करना है D1 D2 मतलब 17(1) एंड 17(2 क्योंकि वो कॉमन है। ओके So 1 lakh is a common means total non-business business सब कुछ है हाँ तो? दोनों के लिए मैडम मैं लिखना Okay sir, sorry sir. इज माय फॉल्ट, मुझसे मैंने लिख लेना चाहिए था, मैं वो कर देता हूँ। So it's 2,35,000. ओके Sir 2,30,000. ओके चलो अब मैं सॉल्व करूं। 2,65,000 का रिंकू ने, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये देखो T1 T1 T2 T3 वैसे ही करना पड़ेगा। टोटल आईटी से हमारा कितना 5 लाख रुपए। तो स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ कॉमन आईटीसी। ये आपको वर्किंग नोट के हिसाब से ही करना है। वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉमन आईटीसी टोटल है 5 लाख रुपए। कुछ आईटीसी है T1 जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ है 1 लाख है, तो तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट T2 कुछ आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट इनकम के लिए, ये भी तो नहीं मिलेगा 50,000, ये भी कम करना है। T3 वो आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली ब्लॉक में 17(5) में 50,000, ये भी कॉमन में नहीं आता। एंड T4 आई एग्री पूरा मिलेगा बट कॉमन तो नहीं हुआ, तो ये भी कम करेंगे 20,000। सो कॉमन आईटी से आपका कितना आया T1 माइनस T2 T3 T4 आपका आता है 1 लाख। कॉमन आईटी से हाउ मच 1 लाख रुपया आपका कम होता है। मैंने यहाँ पे दिया, एग्जाम में दिया नहीं जाएगा। तो कॉमन आईटी से 1 लाख। अब आपको रिवर्सल करना है। पहला अब आता है वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 आईटीसी टू बी डिसअलाउड D1 कैसे करोगे 17(2) के हिसाब से कॉमन आईटीसी इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्न। सो कॉमन है आपका 1 लाख इनटू 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, आपका रिवर्सल होगा 60,000 रुपीस। बराबर है। ये D1 है। एंड D2 जो आपकी आपका कॉमन आईटी से उसका फ्लैट 5%, मतलब 1 लाख इंटू 5%, 5,000। तो आपका जो कॉमन आईटीसी है उसमें से 65,000 का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। 1 लाख में से 65,000 का आईटीसी आपका रिवर्स हो जाएगा। ये आपका वर्किंग नोट 2 एंड 3। अब आता है वर्किंग नोट 4। कितना आईटीसी मिलेगा? जो भी कॉमन आईटीसी उसमें से 65 रिवर्स होगा, मतलब 35 मिल जाएगा। एंड जो T4 था ये तो पूरा मिलेगा 2 लाख एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए, मतलब 2,35,000 का आईटीसी आपको मिलेगा। कितना मिल गया सर आपको? 2,35,000। सो जिन्होंने भी कहा परफेक्टली कहा है 2,35,000। वेरी गुड, दोनों ने अपने राइट कहा है। इट इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ है या किसी को भी डाउट है? मैं पूछ रहा हूँ, अगर डाउट है तो बताइए, किसी को भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। तो ऐसे ही शो करना है T1 T2 T3। सॉरी, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है सर। हाँ ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है। Okay. समझ गया आपको? Yes sir. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्किंग करना है। चलो अब नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं हम लोग। ये देखो, ये स्टेप्स तो मैंने बता दिए। 1 सेकेंड। केस स्टडी 2 ये एक इम्पोर्टेंट है। ये देखो आप लोग अभी, ये देखो
इसी लाइंस पे है, पैरेलल लाइंस पे है। क्या है केस स्टडी 2? जैसे आपका टोटल आईटीसी है 25 लाख, कुछ आईटीसी नॉन बिजनेस के लिए 5 लाख, कुछ आईटीसी एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट इनकम 2 लाख, कुछ आईटीसी जो ब्लॉक हो रहा है 3 लाख, एंड कुछ आईटीसी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए हुआ। अब मैं आपको कॉमन नहीं दे रहा हूँ, स्टेप 1 आपको करना है, आपको कॉमन आईटीसी ढूंढना, ठीक है? आपको दे दिया मैंने। टोटल टर्नओवर है 10 करोड़, टैक्सेबल टर्नओवर है 8 करोड़, एग्जाम टर्नओवर है 2 करोड़। आप मुझे वापस ट्राई करो सब लोग एलिजिबल आईटीसी को, जो भी आप लोग कॉमन ढूंढोगे वो 17(2) के लिए भी कॉमन है एंड 17(1) के लिए भी कॉमन है। मैं आपको ऐसा बता, ठीक है? प्लीज ट्राई करो सब लोग एंड मुझे फाइनल आंसर दो, कितना आपका फाइनल टोटल आईटीसी मिलेगा। Is it 4,80,000? ठीक है, लेट मी सी, ट्राई कराई। Sir, 3 lakhs. लाख 3 लाख, ओके। may be the correct answer. Let us see. अब इसका आंसर ढूंढते हैं स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, पहले कॉमन आईटीसी ढूंढना है। तो टी हमारा है टोटल आईटीसी, कितना हमारा 25 लाख, करेक्ट। उसमें से T1 लेस करेंगे जो नॉन बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए, करेक्ट। उसमें से T2 लेस करेंगे जो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम के लिए यूज हुआ है पूरा, तो ये तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तो 2 लाख भी लेस करना हो। T3 ब्लॉक है 17.5, ब्लॉक है तो ये भी नहीं मिलेगा, सो दिस 3 लाख विल बी रिड्यूस। एंड T4 वो है जो यूज हो रहा है एक्सक्लूसिवली टू अर्न टैक्सेबल इनकम, सो ये पूरा मिलेगा, बट ये कॉमन तो नहीं हुआ, सो ये भी लेस करना है। तो स्टेप 1 का आपका आंसर है 12। फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया 12 लाख, ये आपका ये कॉमन आईटीसी है 12 लाख रुपए। अब आते हैं स्टेप 2, इसमें से आईटीसी कितना डिसअलाउ करना है। तो स्टेप 2 है D1। 12 लाख में से आपको एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर का आईटीसी आपको डिसअलाउ यहाँ पे करना होगा। तो कॉमन है 12 लाख इंटू 2 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, मतलब आपको 2,40,000 का आईटीसी रिवर्स करना है एज पर D1, एज पर D1, समझ गए। एंड D2 देखो, कॉमन आईटीसी का फ्लैट 5%, क्योंकि टैक्स सॉरी बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज हुआ है, तो 12 लाख इंटू 5%, 60,000 आईटीसी फर्दर रिवर्स करना।
सो आईटीसी आपको कितना रिवर्स करना है, T1 प्लस T2, 2,40,000 प्लस 60, 3 लाख का आईटीसी आपको रिवर्स करना है। तो जिन्होंने भी 3 लाख कहा वो मैं मानता हूँ कि ये आईटीसी रिवर्स होगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा था फाइनल एलिजिबल आईटीसी कितना, तो वो कैसे करना है, कैसे करना है, जो भी आपका 12 लाख है उसमें से 3 लाख रिवर्स होगा कॉमन, सो कॉमन आईटीसी में से 12 लाख में से सिर्फ आपको 9 लाख का आईटीसी मिलेगा, ठीक है। लेकिन T4 जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए, तो वो भी तो 3 लाख है, तो आपका आंसर है टोटल फाइनल एलिजिबल आईटीसी 12 लाख रुपी, 12 लाख रुपए का आईटीसी आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या आपको समझ गया ये? Yes, sir. समझे? सो जिन्होंने भी 3 लाख का स्टेप 3 का आंसर आपने दिया सही किया, लेकिन एग्जाम में आपको फाइनल एलिजिबल आईटीसी पूछा जाएगा, तो वो ये 12 लाख। क्लियर? सो ये हमारा था रूल नंबर 42 का, यहाँ पे पूरा पॉइंट खत्म हुआ। अब हम आते हैं 17(4) में, ये भी ऑन सिमिलर लाइन से, आप लोग इसको देखिए। ये एक ऑप्शनल आईटीसी मेथड है फॉर बैंक्स, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सिर्फ ऑप्शनल मेथड किसके लिए, हमारे लिए नहीं है। ये मेथड है सिर्फ बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बस उनके लिए, बाकी किसी के लिए भी ये मेथड नहीं। सुनो, बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग क्या करते हैं, दो इनकम होती है। पहली इनकम होती है लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पे अर्न करते, लोन देते हैं हमें और उस पे इंटरेस्ट अर्न करते, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जम्प्ट है, अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते लोन पे तो उस पे कभी भी जीएसटी नहीं आता, उस पे जीएसटी कभी भी नहीं आता है, ओके। लेकिन बैंक कुछ और भी तो अर्न करते हैं, जैसे लोन देते तो लोन प्रोसेसिंग फीस होती है, हर बार आपको देखते हो 15 रुपए को डेबिट होता है, एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चार्ज, ये सारे एग्जाम नहीं होते, इस पे जीएसटी लगता है, ठीक है। तो बैंक दो इनकम अर्न करते हैं, एक एग्जम्प्ट इनकम है जो लोन देते हो तो उस पे इंटरेस्ट, एंड दूसरा है लोन प्रोसेसिंग, एसएमएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चार्ज, जो टैक्सेबल होता है, समझ गए। सिंस दे आर सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, उनके लिए ये प्रोपोर्शनेट आईटीसी वाला मेथड हर मंथ का टॉर्चर रहता है। ये रूल 42 जो अभी सीखा, हर मंथ करना पड़ता है, राइट। अब बैंक को ये झंझट से जान छोड़नी, एवरी मंथ ये कौन टॉर्चर सहन करे। आपने देखा एक वर्किंग कितना, ये तो बुकिश नॉलेज, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कितना डिफिकल्ट होता होगा। फॉर बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन कोई ऑप्शनल स्कीम होनी चाहिए कि नहीं, कि किधर रूल 42 एवरी मंथ का टॉर्चर सहन करे, राइट ना। तो देखो इनके लिए गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट निकाला है, रूल 38, वो याद मत रखो चलेगा, 17(4) हो सके तो याद करो। बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनका टोटल एलिजिबल आईटी, टोटल टैक्सेबल एग्जाम सबके लिए, ठीक है। लेकिन ब्लॉक क्रेडिट तो मिलता ही नहीं, तो वो नहीं गिनना, टोटल एलिजिबल आईटीसी अदर देन ब्लॉक, ब्लॉक तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बाकी का टोटल एलिजिबल आईटीसी, चाहे वो कॉमन है चाहे वो टैक्सेबल एग्जाम, किसी के लिए अदर देन ब्लॉक क्रेडिट उनका कोई भी आईटीसी है तो बैंक उसका फ्लैट 50% ले सकती है, एंड रिमेनिंग 50% का आईटीसी रिवर्स या डिसअलाउ करना होगा। बैंक्स को ये रूल 42, रूल 450 कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शनल स्कीम है, ऑप्शनल स्कीम है। अगर बैंक चाहे तो इसमें आ सकती है, ना चाहे तो नहीं आ सकती। हर फाइनेंशियल ईयर के पहले बैंक इस स्कीम को अप्लाई कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है। हर फाइन एक बार ले लिया तो पूरा फाइनेंशियल ईयर उसी स्कीम में रहना, और एक बार इस स्कीम से बाहर आ गए तो पूरा फाइनेंशियल ईयर बाहर ही रहेगा, समझ गए। तो क्या कहा मैंने, फ्लैट 50% का आईटीसी बैंक ले पाएगी, दूसरा 50% डिसअलाउ कर दिया जाए। इसकी कुछ एग्जांपल है ताकि आपको समझे। से एसबीआई, एसबीआई का कॉमन आईटीसी 15 लाख रुपए, कॉमन आईटीसी टैक्सेबल एग्जाम। अब उन्होंने एसबीआई ने लोन से इंटरेस्ट कमाया, एग्जाम्प्ट इनकम है 20 करोड़, एंड टैक्सेबल इनकम है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस पे 30 करोड़ कमा लिया, राइट। अब आता है ऑप्शन 1 कि अगर रूल 42 में गए तो कैसे होगा, तो कितना आईटीसी रिवर्स करना होगा,
टोटल आईटीसी इनटू एग्जाम डिवाइड बाय टोटल, सो 15 लाख इनटू एग्जाम टर्नओवर है 20 करोड़, टोटल टर्नओवर है 50 करोड़, सो 6 लाख का आईटीसी रिवर्स होगा। तो 15 माइनस 6 9 लाख का आईटीसी एलिजिबल होगा अगर वो रूल 42 में होते तो। डू यू अग्री? डू यू अग्री? वो 5% वाला यहाँ पे मत करो। लेकिन अगर मैं ऑप्शन 2 में जाऊं, फ्लैट 50% मैं रिवर्स करता हूँ, ये ऑप्शनल है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा एलिजिबल आईटीसी है, कितना एलिजिबल आईटीसी 15 लाख इनटू फ्लैट 50% मैं अलाउ हो जाऊंगा। 15 लाख इनटू 50 7 लाख 50। आप कौन सा मेथड है एसबीआई को गाइड करोगे कि मेथड 1 में जाओ कि मेथड 2 में? सो मैं एसबीआई को बोलूंगा बॉस आप मेथड 1 में रहो, आप लोग रूल 42 ही फॉलो करो तो ही आपको फायदा होगा। अगर वो 50% वाले में जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। समझे आप लोग? ये कुछ इस तरीके से होगा। सो ये आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखना है एंड आपको ये स्कीम में ऑप्शनल है, जाना है तो जाओ वरना मत जाओ। मैं एडवाइस करूंगा जाओ, जान छूटेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाओ। ठीक है, एक और केस स्टडी देखो, एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका कॉमन आईटीसी से 25 लाख रुपए। करेक्ट, इसने इनकम फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन कमाई से 40 करोड़ रुपए, लोन पे 40 करोड़ का इनकम कमाई, ये एग्जाम है। एंड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चार्ज जो टैक्सेबल है उस पे 10 करोड़ कमाए, उस पे 10 करोड़ का रेवेन्यू कमाए। अगर वो रूल 42 में जाता है तो कितना आईटीसी मिलेगा? टोटल आईटीसी, इसमें से एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल, इतना रिवर्स होगा 25 लाख इनटू एग्जाम टर्नओवर कितना है मेरा 40 करोड़, टोटल टर्नओवर कितना है मेरा 50 करोड़। 25 लाख में से 20 लाख का आईटीसी रिवर्स होगा एंड सिर्फ मुझे 5 लाख का आईटीसी मिलेगा अगर मैं रूल 42 में जाता हूं तो। बराबर है? लेकिन अगर मैं रूल 42 में नहीं जाता, रूल 42 में नहीं जाता, मैं फ्लैट 50% वाला करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? टोटल आईटीसी इनटू फ्लैट 50%, 25 लाख का 50% 12 लाख 50 का आईटीसी मिलता है। तो मैं एनबीएफसी को कहूंगा बॉस आप ऑप्शन 2 में जाओ, फ्लैट 50% वाला लो एंड जान छोड़ो। तो वंस अवेल इस स्कीम को चेंज नहीं कर सकते, एक बार ले लिया फिर इस स्कीम से आप विड्रॉ नहीं कर सकते, पूरे साल उसी में रहना है, पूरे साल उसी स्कीम में घुसना पड़ेगा। Have you all understood this 74? क्या किसी को डाउट है? ये तो इजी था, आई होप सो। इसलिए पहले रूल 42 समझा, बाद में ये समझा सकते, वरना तो कुछ बेनिफिट ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा था 17.1, 17.4, ये हमने सारी चीजें यहाँ पे सीख ली है। अब एक फाइनल कॉन्सेप्ट आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, जिस पे मैं आता हूँ 1 सेकंड। इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन जीएसटी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन जीएसटी, ये देखो सपोज ये होता क्या है, इसका जरूरत क्या था, प्लीज समझना, ये रियल लाइफ में भी बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है ये। सुनो ध्यान से, सपोज मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मेरी एक हेड ऑफिस है महाराष्ट्र, करेक्ट, मेरी ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में जहाँ का टर्नओवर 10 करोड़ है, मेरी दूसरी ब्रांच है गुजरात में जहाँ का टर्नओवर 20 करोड़ है। समझे, हेड ऑफिस है मेरी महाराष्ट्र, डू यू अग्री? ठीक है, अब आपको पता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, कि जिस जिस स्टेट में मेरी ब्रांच है, गोडाउन है, कुछ भी है, हर स्टेट में मुझे अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो अगर मेरी एक ऑफिस महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मेरा अलग जीएसटी नंबर होगा, दिल्ली में दूसरी ब्रांच है तो दिल्ली में अलग जीएसटी नंबर होगा, गुजरात में तीसरी ब्रांच है तो गुजरात में तीसरा जीएसटी नंबर होगा एंड सो ऑन। तो ये देखो मेरा ब्रांच है, करेक्ट, अब क्या हुआ, मैंने ब्रांच है ना, ब्रांच, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना, हेड ऑफिस, इसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हेड ऑफिस ही देती,
कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हेड ऑफिस देती है। तो ये जो ब्रांच ऑफिस थी ना महाराष्ट्र की, इसने मुझे एंगेजमेंट लेटर दिया या कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मुझे इसका जीएसटी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर कुछ भी बनना है, ठीक है। एंड मुझे ऑडिट कहाँ करना है? दिल्ली ब्रांच का। एंड मुझे ऑडिट करना है गुजरात ब्रांच, महाराष्ट्र का कुछ भी नहीं करना। वापस बोलता हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? कंपनी की महाराष्ट्र की हेड ऑफिस ने। प्लीज ध्यान देना, वरना पूरा नहीं समझेगा। मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट वापस देखो किसने दिया है? महाराष्ट्र के हेड ऑफिस ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। हेड ऑफिस भी महाराष्ट्र में एंड मैं भी महाराष्ट्र में ही रजिस्टर हूँ, ठीक है। किसके लिए? टू डू द ऑडिट फॉर द ब्रांच ऑफ दिल्ली स्टेट एंड टू डू द ऑडिट फॉर द ब्रांच ऑफ गुजरात स्टेट। The contract is given by Maharashtra state, but audit मुझे किसका करना है? दिल्ली एंड गुजरात। समझ गए? इस तरीके रियल में भी ऐसे ही होता है, हेड ऑफिस ही एंगेजमेंट लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट देता। अब सुनो, मैं जाकर ऑडिट करके आया दिल्ली का टर्नओवर 20 करोड़ था। मैं ऑडिट करके आया गुजरात का टर्नओवर कुछ 20 करोड़ था, 10 एंड 20 करोड़, ठीक है। मैंने ऑडिट कंप्लीट किया। अब क्या हुआ? बिल तो रेस करूंगा ना, काम के तो फ्री थोड़ी थे। सो इनवॉइस मैं किस पे रेस करूंगा? आप प्लीज सुनो, इनवॉइस हमेशा इनवॉइस रेस होता है हेड ऑफिस पे ही, क्योंकि पेमेंट हेड ऑफिस से ही रिलीज होती है। सो मैंने इनवॉइस रेस किया है कंपनी के हेड ऑफिस महाराष्ट्र ब्रांच, एंड मैंने जीएसटी नंबर भी महाराष्ट्र ब्रांच का लिखा है। मैंने चार्ज किया 30 लाख एंड 9% महाराष्ट्र सीजीएसटी प्लस 9% महाराष्ट्र एसजीएसटी, ये चार्ज किया है। अब आपको डाउट आ गया, सीजी एंड एसजी क्यों किया? ऑडिट में दिल्ली का करके आया हूँ, ऑडिट में गुजरात का करके आया हूँ, एंड मैंने सीजी एंड एसजी महाराष्ट्र चार्ज किया। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं ऑडिट किसका करके आया हूँ? दिल्ली एंड गुजरात का। तो आईजीएसटी नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है? सुनो इसमें क्या होता है, देखो मुझे कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? महाराष्ट्र ब्रांच में। मैं भी कहा हूँ महाराष्ट्र, तो मेरे लिए तो सप्लायर भी महाराष्ट्र, मेरे लिए रिसिपेंट भी महाराष्ट्र। तो मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरे लिए तो महाराष्ट्र ही रिसिपेंट है, भले मैं ऑडिट किसी और का करके आया हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया महाराष्ट्र ब्रांच ने, सो मैं यहाँ पे सीजी एंड एसजी करेक्टली चार्ज करके आया हूँ, ठीक है। आप समझे? मैंने करेक्टली चार्ज किया सीजी एंड एसजी ऑन 30 लाख। इसकी केस स्टडी में आपको समझेगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं करेक्ट हूँ, लेकिन क्वेरी क्या है? क्या महाराष्ट्र इस सीजी एंड एसजी का आईटीसी ले सकता है? क्योंकि मैंने काम किसका किया है? क्या महाराष्ट्र इस सीजी एंड एसजी का आईटीसी ले सकता है? क्योंकि काम हुआ है दिल्ली एंड गुजरात, ठीक है। तो एब्सोल्युटली नो, हेड ऑफिस महाराष्ट्र इसका आईटीसी नहीं ले सकता, ये रूल है। हेड ऑफिस महाराष्ट्र इसका आईटीसी नहीं ले सकता, ये रूल है। आपको कुछ समझा? हुआ क्या यहाँ पे? मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया महाराष्ट्र, मैं भी महाराष्ट्र, तो हम दोनों तो महाराष्ट्र, तो मैंने सीजी एंड एसजी रेस किया, मैं अपनी जगह सही। लेकिन मैं ऑडिट करके आया हूँ दिल्ली एंड गुजरात स्टेट, तो जिस पे मैंने इनवॉइस रेस किया महाराष्ट्र, वो इसका आईटीसी नहीं ले सकता। तो क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हेड ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र है उसको एक एडिशनल जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एडिशनल जीएसटी नंबर एज इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। महाराष्ट्र की हेड ऑफिस को एडिशनल जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एज इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। यानी जो महाराष्ट्र की हेड ऑफिस, उसके 2 जीएसटी नंबर होंगे। पहला जीएसटी होगा नॉर्मल रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिससे वो आउटवर्ड सप्लाई और वो सब करेगा वो, ठीक है। एंड दूसरा उसका जीएसटी नंबर होगा एज आईएसडी, इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे वो सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कुछ भी नहीं। ये होता है, 2 जीएसटी नंबर होते हैं हेड ऑफिस के। तो आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो और आपकी कंपनी मल्टीपल स्टेट्स में जीएसटी नंबर है, तो प्लीज चेक करो कि आपके हेड ऑफिस के पास इनपुट
सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है कि नहीं है, वरना लफड़ा हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। समझे? सो 2 जीएसटी नंबर रखना। अब होगा कैसे, मुझे करना क्या होगा, देखो मैं ऑडिट करके आया था, सो मुझे इनवॉइस रेस करना होगा हेड ऑफिस के आईएसडी के जीएसटी नंबर। फिर से बोलता हूँ, मुझे जो टैक्स इनवॉइस रेस करना है, मुझे वो रेस करना होगा हेड ऑफिस के आईएसडी के जीएसटी नंबर, एंड बाद में हेड ऑफिस ही अपने आईएसडी जीएसटी नंबर से इस क्रेडिट को ट्रांसफर करेगी अपने ब्रांचेस में इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। देखो आईएसडी दिल्ली का टर्नओवर था 10 करोड़, गुजरात का टर्नओवर था 20 करोड़, सो हेड ऑफिस ही इस क्रेडिट को ट्रांसफर करेगी। ओके, 30 लाख को ट्रांसफर किया जाएगा दिल्ली में एंड गुजरात में इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। समझा आप लोग इसको? क्या किसी को भी डाउट है? ये वापस देखो लास्ट पॉइंट, ये जो भी आईटीसी है 30 लाख का, जो भी मैंने जीएसटी रेस किया 5 लाख 40, इसको हेड ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। तो 5 लाख 40 में से दिल्ली का कितना था, 1/3, तो ये क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा 1 लाख 80, एंड 5 लाख 40 में से गुजरात का कितना है, 2/3, सो ये ट्रांसफर हो जाएगा कैसे, कैसे इस तरीके से ये वर्क किया जाएगा, इस तरीके से ये। तो क्या डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है आईएसडी। आई नो ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, 1-on-1 नहीं है, बट कोशिश करो, अगर डाउट तो प्लीज पूछ लो सर, प्लीज। ठीक है, तो ये हमारा था। अब इसके रिलेशन में केस स्टडी देखते हैं, तो ये आपको समझेगा। सुनो प्लीज, टाटा लिमिटेड, रतन टाटा सर, ये सब जानते हैं इनको, रतन टाटा जी। ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है मल्टीपल स्टेट में। महाराष्ट्र में अलग जीएसटी नंबर है, वहां 50 करोड़ का टर्नओवर है। दिल्ली में अलग जीएसटी नंबर है, वहां 20 करोड़ का टर्नओवर है। गुजरात में अलग जीएसटी नंबर है, वहां 30 करोड़ का टर्नओवर है। टोटल टर्नओवर अगर आप इनका पैन वाइज देखो, उनका खुद का टर्नओवर जीएसटी नंबर के हिसाब से अलग अलग है, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। ठीक है, अब इनकी हेड ऑफिस का है महाराष्ट्र, हेड ऑफिस है महाराष्ट्र। ध्यान से सुनो, हेड ऑफिस का है सर महाराष्ट्र। अब हेड ऑफिस का क्या है वो सुनो। हेड ऑफिस ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा 1 करोड़ रुपए का, जिसपे 18 लाख जीएसटी मुझसे खरीद लिया। मैंने इनको सॉफ्टवेयर बेचा, मैं भी महाराष्ट्र का हूं सर, एंड हेड ऑफिस भी महाराष्ट्र की है। मैंने सॉफ्टवेयर बेचा 1 करोड़ एंड मैंने 18 लाख का जीएसटी लगाया। ये देखो सॉफ्टवेयर बेच दिया, महाराष्ट्र की है। सो मैंने इनवॉइस रेज किया 1 करोड़ प्लस 9 लाख महाराष्ट्र सीजीएसटी, 9 लाख महाराष्ट्र एसजीएसटी, इस तरीके से रेज किया गया है। ठीक है, अब आता है पॉइंट, मैंने इनवॉइस रेज कर दिया। अब सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है ना, ये महाराष्ट्र के लिए भी यूज हो रहा है, रतन टाटा जी उसको दिल्ली के लिए भी यूज कर रहे हैं, एंड वही सॉफ्टवेयर को गुजरात के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल स्टेट्स में यूज हो रहा है। तो मेरा क्वेरी आ रहा है, क्या रतन टाटा सर इस 9 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी का पूरा महाराष्ट्र के ही जीएसटी नंबर में क्रेडिट ले सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड मल्टीपल स्टेट। ये सॉफ्टवेयर को एक नहीं 3 स्टेट में यूज किया जा रहा है, इसलिए ये मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ। समझ गए आप लोग? देखो ये प्रॉब्लम हर जगह होता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है वो सुनो। मिस्टर रतन टाटा जी की हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है ना, सो उनको मैं एडवाइस करूंगा कि महाराष्ट्र में एक और जीएसटी नंबर ले ले एज इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। क्या नाम है? इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। सो उनके महाराष्ट्र में 2 जीएसटी नंबर है,
पहला जीएसटी नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा जिसपे आउटवर्ड सप्लाई सब करेंगे, एंड दूसरा सिर्फ इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी नंबर, इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी नंबर होगा। तो 2 जीएसटी नंबर हो गए। समझ गए आप लोग? सो महाराष्ट्र इज रिक्वायर्ड। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने सप्लाई किया इसका इनवॉइस मुझे रेस करना होगा ऑन विच नंबर, हेड ऑफिस के आईएसडी जीएसटी नंबर पे करूंगा मैं। क्या करूंगा? हेड ऑफिस के आईएसडी के जीएसटी नंबर पे करूंगा। एंड बाद में ये हेड ऑफिस का जो आईएसडी है वो इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर फॉर द पीरियड। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा टर्नओवर फॉर द पीरियड। सो महाराष्ट्र का टर्नओवर था कितना? 50 करोड़ कुछ था ना। तो सीजीएसटी 9 लाख इंटू 50 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़, सीजीएसटी 4,50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, सेम वे एसजीएसटी भी 4,50,000, 9 लाख इंटू 50 बाय 100, टोटल ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सिंस हेड ऑफिस भी महाराष्ट्र में है एंड महाराष्ट्र का रेगुलर जीएसटी नंबर भी महाराष्ट्र है, तो ये सीएनएस की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन आता है दिल्ली, दिल्ली का टर्नओवर कुछ 20 या 30 करोड़ था, तो मैंने जो 9 लाख का सीजीएसटी का रेस किया इंटू 20 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा हेड ऑफिस टू दिल्ली। कैसे? हेड ऑफिस कहाँ है सर? महाराष्ट्र में, ब्रांच का है दिल्ली, तो ये वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज आईजीएसटी। ये सीजीएसटी जो मैंने रेस किया वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज आईजीएसटी, एंड सेम वे एसजीएसटी 9 लाख था वो भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। व्हाई? बिकॉज दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स, दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स, करेक्ट। एंड सेम वे गुजरात, गुजरात का टर्नओवर था 30 करोड़, तो महाराष्ट्र कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 9 लाख into 30 crore divided by 100 crore, and since Maharashtra head office and branch of Gujarat are in separate state, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा as IGST। सेम वे एसजीएसटी का भी आईजीएसटी, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट स्टेट। तो इस तरीके से इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस तरीके से इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या समझा है आपको ये पॉइंट? ठीक है, तो ये हमारा था आईएसडी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब देखो मैं कब से टर्नओवर बोल रहा हूँ, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर? व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर एज पर रेलेवेंट पीरियड? देखो टर्नओवर का क्या मतलब होता है। टर्नओवर मतलब आप लोग लोगे टर्नओवर ऑफ इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं समझा? सुनो, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सपोज आप जुलाई 2021 का इनवॉइस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जुलाई 2021 इनवॉइस का आईटीसी, तो आप लोग टर्नओवर किसका देखोगे? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, 2021 का वो आप लोग टर्नओवर लोगे एंड अकॉर्डिंगली आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल आपको अप्रैल 2022 का करना है, तो आपको टर्नओवर कौन सा लेना है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का लेना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, वो टर्नओवर को लेके आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ ब्रांच थी नहीं या कुछ का टर्नओवर ही नहीं था, तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास पहला साल है जैसे, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो आप लोग प्रीसीडिंग क्वार्टर का लो या पिछले क्वार्टर का आप लोग टर्नओवर लोगे और कैलकुलेट करोगे। से फॉर एग्जांपल आपको जुलाई 2021 का आईटीसी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला साल है मतलब 2021 का आईटीसी था ही नहीं, 2021 का टर्नओवर था ही नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर है। तो आप लोग कौन सा लोगे? प्रीसीडिंग क्वार्टर का, अप्रैल टू जून 2021 का आप लोग लोगे, खत्म करोगे। एक और एग्जांपल जैसे जैन 2022 का इनवॉइस, तो आप लोग कौन सा फाइनेंशियल ईयर लोग का लोगे? 21-22, बट वो था ही नहीं तब, तो आप लोग कौन सा लोगे? अब आप लोग टू दिसंबर 21 का टर्नओवर एंड पूरा क्वेश्चन का आंसर खत्म यहाँ पे करोगे। समझ गए? तो ये कुछ इस तरीके से वर्किंग आपको यहाँ पे पूरा करना है।
ओके, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर का। क्या आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ है? प्लीज डाउट है तो पूछो, प्लीज ऐसे बैठे मत रहो, प्लीज पूछो। सर प्रीसीडिंग क्वार्टर भी नहीं रहेगा तो आपको करंट मंथ का लेना, बट वो आपको रियल लाइफ में लेना है, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। सो आपको करंट मंथ, अगर प्रीसीडिंग का भी नहीं है तो करंट मंथ का जो टर्नओवर है वो ही लेना होगा। फिर करंट मंथ में भी नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा वो रियल लाइफ में कैसे होगा, बट अभी नहीं बताऊंगा। इज इट ओके? ठीक है, चलो मैं अज्यूम करता हूँ इट इज ओके। तो यहाँ पे हमारा आईटीसी का जो आज का लेक्चर है, जो सेकंड पार्ट था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब एक थर्ड पार्ट बाकी है। थर्ड पार्ट में है सम्स, जो एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के आते हैं। सम्स आते, सम्स 4 to 6 मार्क्स से कैसे सीजी एसजीआईजी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। कल का लेक्चर जो था वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि कल एक मुझे लेक्चर अलॉट हुआ है फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जहां मुझे फाइनल के बच्चों का 9 AM to 1 PM लेना होगा, इसलिए कल मैं लेक्चर नहीं लूंगा। नेक्स्ट वीक आपके 2 लेक्चर होंगे, वापस सैटरडे मॉर्निंग एंड संडे, जहाँ पे आईटीसी भी खत्म होगा एंड रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी शुरुआत हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। हमने कैपिटल गुड्स पढ़ा पार्ट 1, रूल 42 डेंजरस पढ़ लिया, क्या होता है टैक्सेबल एंड एग्जाम, एंड हमने आईएसडी इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे खत्म किया। नोट्स मैं ऑलरेडी भिजवा चुका हूँ, कुछ रजिस्ट्रेशन चैप्टर आरसीएम उसकी भी नोट्स मैं अभी भिजवाता हूँ। मेरे सारे रिकॉर्डेड सारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, सो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे पूछो सर। या सर सैटरडे का मतलब हर बार रहेगा लेक्चर? हर बार नहीं रहेगा, ये सैटरडे संडे मैं लूंगा, हर सैटरडे संडे नहीं लूंगा, बट ये सैटरडे संडे मैं लेना चाहता हूँ ताकि आपका कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा, और कुछ वो सर एक्चुअली सैटरडे को ऑफिस का रहता है ना। हाँ मुझे पता है, बट सिर्फ ये सैटरडे, एक सैटरडे अगर आप एडजस्ट कर सको तो, और कुछ नहीं। और सर ये से नहीं लूँ। सर ये J1 J2 क्या होता है सर? वो कुछ तो वैट customer- में है, वैट वेट वैल्यू होता एडेड ना, क्योंकि कुछ कस्टमर है वो J1 J2 का बोलते हैं कि उसका डिटेल चाहिए। तो जैसे अपना इसमें T1 T2 ये सब है। नहीं नहीं, वो अलग है। जैसे जीएसटी में जीएसटीआर 2A 2B कैसे होता है, हाँ। वैसे वैल्यू एडेड टैक्स जो था ना, वैट सेल्स टैक्स, उसमें J1 J2 था। ओके, तो वो रहता है, बट अभी वो कहा 2016-17 तक कहाँ से लाए, तो स्क्रूटनी आया उसका। हाँ मैं समझ गया, बट वो बहुत टॉर्चर वाला काम है, अभी कहाँ से। अगर आपका वैट ऑडिट में था तो 704 करके एक फॉर्म होगा, उसमें से आप J1 J2 दे सकते। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ो सब लोग, अगर हो जाए तो, एंड मेरा आपका कांटेक्ट नंबर तो है ही मेरा आपके पास, आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछिए। चलो, थैंक यू सो मच एचएलआर, गुड बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.